ये मुझे बड़ा अजीब लगता है कि हर अगर बंदा खड़े रहकर ये बोल रहा है कि संगत की वजह से मेरा बच्चा बिगड़ गया है, तो वो ओरिजिनल जिन्होंने सबको खराब किया वो साले किसके बच्चे? राइट। गुड पेरेंटिंग का इनकम लेवल से कोई लेना देना नहीं है। आपका नो कितना अच्छा और आपका खुद का नो कहाँ से आ रहा है। आज यंग पेरेंट्स का नो मोबाइल, इंस्टा और फेसबुक से आ रहा है, वो क्या ही बच्चों का नो बढ़ेंगे। आपके अगर बिलीफ में ये है कि एजुकेशन से मुझे जॉब मिलेगी तो आपका बिहेवियर सिर्फ जॉब वाला होगा। इस्लाम इज योर यूनिफॉर्म, किसने मना किया? यूनिफॉर्म पहन के निकलो आप बाहर। बट आपका यूनिफॉर्म पहनकर आप जो हरकतें कर रहे हैं उसके ऊपर तो अम्ब्रेला सबके ऊपर आ गया। नहीं, सारे मुस्लिम ऐसे ही है। अगर आपको बच्चा पढ़ते हुए देखे ना, बुक पढ़ते हुए देखे, तो बच्चा ये सोचेगा यार मेरा फादर या मेरी मदर बुक पढ़ रही है, बुक में ऐसा क्या जो मुझे छोड़ के वो बुक पढ़ रहा है, तो मैं बुक उठाऊँ। अब वो बच्चा देख रहा है मेरा माँ बाप जो है मोबाइल में डूबे हुए, तो बच्चा बोलता है यार अगर वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो मैं भी डूबूंगा, है ना। फिर आप मज़े लेकर निकालिए, बताइए बच्चों को मोबाइल से दूर लगाया तो आप ही ने था, अब आप दूर कहाँ से करोगे उसको? निकाल ही नहीं पाओगे उसको। सबसे पहले पढ़ाने के ऊपर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बेवकूफ़ी है। आप बच्ची को पढ़ाते वक्त अगर उसके दिमाग में ये डाल रहे हैं कि तू पढ़ इसलिए ताकि तू इंडिपेंडेंट हो जाए, ये खुराफात है। कोई भी वालिदैन, आप जाइए घर पे, आप पढ़ाते वक्त लड़के को बोलते हैं कि तेरे को इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि तू इंडिपेंडेंट रहे, ये तो हम नहीं बात करते। तो बच्चियों को पढ़ाते वक्त हम ये क्यों बात करते हैं? ठीक है, एजुकेशन का फंडामेंटल रीजन नो है, और नो क्या है? सही गलत ना। आप उस सही गलत को पहले से ही एडल्टरेट कर रहे हो। ये कहां से? एजुकेशन इज नॉट फॉर इंडिपेंडेंस, दिस इज नॉनसेंस। गुड या बैड, पेट की गिज़ा है और आंख कान की गिज़ा मीडिया ने अवेलेबल कर दी है। सोच की गिज़ा कहां से आती है? वो पेरेंटिंग है। आपको क्या लगता है कि जिसको नहीं आता है और जिसको आता है, क्या उनका दर्जा सेम होगा? और इसके लिए एजुकेशन इज मैंडेटरी। एजुकेशन आज के ज़माने में बहुत अहम फैक्टर है और इसी अहम फैक्टर को बहुत बड़े पैमाने पे नज़रअंदाज किया जाता है। लेकिन आखिर क्यों? क्या ये एजुकेशन सिस्टम की गलती है? क्या ये वालिद वालिदा की गलती है? क्या ये उस्ताद टीचर की गलती है? इतने सारे सवाल। आज इन्हीं सब सवालों के जवाब हम जानेंगे हमारे गेस्ट से, जो एजुकेशन की फील्ड में 20 से ज़्यादा साल मुकम्मल कर चुके हैं। डॉक्टर कलीम खान, who has been the youngest director of any education institute and also received a memento from President of FEMA, Kuwait, also recognized as Maha People of Maharashtra and awarded a Best Counselor in the industry, and is also co-author of some of the best sellers of India. तो आइए Across the Table with निसार पे हमारी थीम है बी ए रिस्पॉन्सिबल मुस्लिम, जहाँ पे हम एक जिम्मेदार मुस्लिम और एक जिम्मेदार इंसान बनकर दुनिया और इंसानियत की तरक्की में हमारा अहम किरदार निभाने के तरीके डिस्कस करेंगे। थैंक यू। Assalamu alaikum guys. Today we have Dr. Kaleem Khan Saab, who is ex-director Rizvi College of Management Studies, and ये इनका 25 साल का एकेडमिक्स का एक्सपीरियंस रह चुका है, who is expert in teaching, और today we are going to talk to him about the parenting that we need in the Muslim households. Good morning, sir. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Thank you for coming on our show. My pleasure. Thanks for having me. कैसे हैं सर आप आज? Alhamdulillah, alhamdulillah. I've never done this before, so this invitation got me a little nervous also. Yeah. But thanks for having me. I don't know what makes you have me, but thanks anyways. People who have seen your videos before this definitely know why we have you here. Thank you. And people who have not will know after watching this podcast, I'm very sure. I hope it works well. Yes, indeed it will. सर क्या नॉर्मली क्या रूटीन रहता है आपका, मतलब आप कैसे, दिनचर्या क्या होती है सर आपकी? तो 25 साल एकेडमिक्स पे ऐसा था कि इंस्टीट्यूट्स ज़िंदगी हुआ करती थी। एकेडमिक्स छोड़ने के बाद आई एम ऑन माई ओन नाउ, सो ज़्यादा वक्त अब मैं ट्रेनिंग कंसल्टिंग करता हूँ। सो दिन जो है 4 चीज़ों में निकल जाता है। अगर ट्रेनिंग है तो पूरा टाइम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ट्रेनिंग चलता है, कंसल्टिंग है तो क्लाइंट्स के स्पेस पे चला जाता है कंसल्टिंग टास्क में। तो कुछ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है जिनकी कंसल्टिंग होती है, या कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है जिनके साथ कंसल्टिंग होती है, तो उनके साथ वक्त गुजर जाता है। और अगर ये दो नहीं होता है तो फिर
खुद का जो मटेरियल डेवलपमेंट होता है, ट्रेनिंग का मटेरियल हो गया या कंसल्टिंग असाइनमेंट्स का मटेरियल, उसके ऊपर काम करने में, टू बिल्ड अप नॉलेज या टू एनहांस व्हाट वर्क वी आर डूइंग, बस ये 3 चीज़ में जो है काम हो जाता है। अगर ये 3 ना हो तो बहुत रेयर ओकेजन ऐसा होता है जो घर पे आराम कर लेते हैं। तो ये 4 चीज़ों में वक्त निकल जाता है। एक वक्त था जब वक्त पूरा बच्चों के साथ निकलता था, स्टूडेंट्स के साथ, तो 25 साल के बाद वो थोड़ा सा एक पहलू चेंज होकर मोर ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग पर आ गया। राइट। तो कैसा था सर आपका एकेडमिक टाइम पीरियड, कैसा था? आपने कहाँ पढ़ाया, किन बच्चों को पढ़ाया, किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस था उस टाइम पे? अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है, दिस टेक्स मी बैक इन टाइम। तो आई हैव टॉट, एक जर्नी जो एकेडमिक्स की रही है, तो मैंने स्कूल के बच्चों से लेके पोस्ट ग्रेजुएट MBA के बच्चों तक अरब कॉर्पोरेट्स में पढ़ा रहा हूँ। राइट। तो मेरे इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हम लोगों को उस वक्त जो है ना, एक सेमेस्टर ऐसा हुआ करता था कि जहाँ हम सिर्फ इंटर्नशिप कर रहे हैं, कॉलेज नहीं हुआ करता था। ये पुराना बी प्रोडक्शन का जो सिलेबस होता था, उसमें एक सेमेस्टर होता था जिसमें हम सिर्फ कंपनी के साथ इंटर्नशिप करते, और वो पूरे मार्क्स उसी के होते थे। हमको इंटर्नशिप जो थी कोर्स में इनबिल्ट थी, हालांकि आजकल वो हो नहीं रहा है, बट बड़ा बड़ा अच्छा कंसेप्ट था वो। तो उस सेमेस्टर में जब हमको कॉलेज नहीं होती तो मैं कंपनी के साथ जहाँ इंटर्नशिप करता था, तो अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट होती थी 7:30 to 3:30 एंड 4 बजे घर पर आ जाते थे। तो फाइनल ईयर में फिर मैंने ऐसी फॉर द नेम से अपनी कोचिंग क्लास शुरू की जहाँ मैं रहता था वहाँ। ओके। और वो 9th और 10th से शुरू हुआ जो सिलसिला। आप क्या एज रही होगी आपकी तब? I was 21, 22, 21. So that's when I started teaching. Yeah, actually. so I still remember my first 2 students. So that's how it started. And then तो वो 9th और 10th से जो सिलसिला शुरू हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो कोचिंग क्लास बढ़ती गई जहाँ मैं रहता था कुरला में, और एक अच्छा अरसा करीब 8 साल 10 साल वो कोचिंग क्लास चली, जहाँ पर मैंने बहुत से बच्चों को वहाँ had the good fortune of teaching them and learning from them. तो वो अल्हम्दुलिल्लाह किस्सा वहाँ से शुरू हुआ। और फिर MBA होने के बाद मैं बहुत सी कॉलेजेस में विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाता था। बहुत सी कॉलेजेस में मैं विजिटिंग जाकर, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स, जो 2-3 सब्जेक्ट जो मुझे अच्छे से शायद मुझे आते वो पढ़ाता था मैं। और करीब 2000 में मैंने रिजवी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से एज अ फुल टाइम फैकल्टी ज्वाइन किया बैंड्रा में, और उनके साथ एक करीब 22 साल का एसोसिएशन रहा, जहाँ पर मैं फुल टाइम रहा। तो फैकल्टी रहा, फिर एसोसिएट डायरेक्टर रहा, फिर डायरेक्टर रहा। 2022 में मैंने वो इंस्टीट्यूट छोड़ी। तो एक 22 साल मेरा जो है रिजवी इंस्टीट्यूट के साथ पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन का सफ़र रहा। और उन 22 सालों में करीब एक पहले के 10-11 साल में बहुत ज़्यादा विजिटिंग टीचिंग करता रहा सब कॉलेजेस में। और फिर उसके बाद एक छोटे वक्फे के लिए, छोटे टाइम के लिए 2022 के बाद एक 1.5 साल के लिए मैं चेतना कॉलेज में डायरेक्टर रहा। तो वहाँ पर भी मेरा एकेडमिक्स का सफ़र चलता रहा। तो शुरुआत जो 9th और 10th की टीचिंग से हुई, तो वो MBA एजुकेशन तक चली गई थी। तो ये एक जर्नी रही करीब 25 साल की, और 25 से ज़्यादा शायद रहा, जहाँ पर वो अगर आप 9-10 पकड़े तो करीब आप अच्छा खासा वक्त, 30 साल का वक्त निकल गया इन टर्म्स ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग। और अभी भी वो चल रहा है, अगर टीचिंग ना बोले तो ट्रेनिंग चल रहा है कॉर्पोरेट्स के साथ, तो उसी का एक्सटेंशन हो गया। तो ये ऐसी जर्नी रही है। राइट सर, राइट। और आप एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहे हैं काफ़ी टाइम तक रिजवी कॉलेज। क्या चैलेंजेस आपको लग रहे हैं आपने जो वहाँ पे फेस करें? पहले तो हमें एक्सपीरियंस बताइए कि एक्सपीरियंस कैसा था, चैलेंजेस तो हम लोग बाद में आएंगे। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? तो एक्सपीरियंस को मैं 3 वर्ड्स में, अलग अलग वर्ड्स में, और वो शायद पूरी जर्नी। तो देखिए, जहाँ पर आप अपनी लिटरली एक ज़िंदगी दे देते हैं, तो अगर वो एक्सपीरियंस अच्छा ना होता तो आप अपनी ज़िंदगी नहीं देते वहाँ पर। तो सबसे पहली बात तो ये। तो एक तो एक्सपीरियंस पहला उसका था कि एनरिचिंग, मैं आज शायद जो भी हूँ उस एक्सपीरियंस की वजह से हूँ। तो पहला वर्ड तो एनरिचिंग है। मेरे खुद की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से लेकर वो एनरिचिंग रहा है। मैं रोज़ कुछ सीखता था, रोज़ कुछ समझता था, रोज़ लाइफ एक लेसन दे देती थी। तो वो एक एनरिचिंग जर्नी रही है। दूसरा था इट वाज फन। हमारा जो वहाँ का एक माहौल था, हर बैच फैमिली बन जाती थी।
तो इट वॉज फन इन एंड आई एम यूजिंग द वर्ड फन नाउ बिकॉज आप उन चीज़ों के बारे में आप सोचो तो ऐसा लगता है अलग मज़े थे। तो आप जब उस वक्त थे तो शायद स्ट्रेस में रहे होगे, बट इट वॉज फन। और अगर ये एनरिचिंग और फन नहीं होता तो फिर इतना साल जो मैंने दिया वो शायद ज़ाया होता, बट वो एनरिचिंग और फन था इसलिए ज़ाया नहीं, इसलिए आज वो शायद मेरी लाइफ की बहुत बड़ी वेल्थ है। और थर्ड थिंग इज़, आज के तारीख में अगर आप मुझे 3 वर्ड्स हैं तो एक तो एनरिचिंग है, दूसरा है फन है, एंड तीसरा है मिस इट। सो या अगर बिकॉज इफ इट आई एम नॉट डूइंग इट एनी मोर देन आई एम डेफिनेटली मिसिंग इट। तो बट एक अलग बहुत अच्छा रहा। मतलब हमने जब उस इंस्टीट्यूट में काम करना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम बैचेस के साथ जो चीज़ें हुई है, हमने जो चीज़ें डेवलप की या हम डेवलप हुए, टीचर्स डेवलप हुए, स्टूडेंट्स डेवलप हुए, नॉन टीचिंग स्टाफ डेवलप हुआ, इंस्टीट्यूट डेवलप हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इन ऑल इट वाज कहते हैं ना होलिस्टिक डेवलपमेंट जर्नी। तो ऐसा रहा, अल्लाह ताला ने उस एक जर्नी का हिस्सा बनाया, बस वही बड़ी बात है। बहुत आपके स्टूडेंट्स आपकी तारीफ़ करते हैं, सम कॉल यू गॉड ऑफ मार्केटिंग, और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपके स्टूडेंट्स आपसे। क्या आपने ऐसा क्या अलग, व्हाट डू यू थिंक यू हैव डन डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू टीचिंग एंड हैविंग अ रिलेशनशिप विद योर स्टूडेंट्स? देखिए, दुनिया का ना सबसे पहले कोई ऐसा टीचर नहीं है जिसको प्यार नहीं मिला हो। टीचिंग एक प्रोफेशन ऐसा है ना कि आप जैसी बच्चों के सामने आ जाते, ये दुनिया का एक वाहिद प्रोफेशन है जहाँ आपको प्रूफ नहीं करना पड़ता है, प्रूफ के पहले आपको रिस्पेक्ट मिल जाती है। दुनिया का इकलौता प्रोफेशन है जहाँ और इसके प्रोज और कॉन्स दोनों हैं, बट ये दुनिया का एक ही प्रोफेशन है जहाँ आपको, या कुछ गिने चुने प्रोफेशंस में, इफ़ आई स्टैंड करेक्टेड, मेडिसिन एक हो सकता है, जहाँ प्रूफ करने के पहले आपको रिस्पेक्ट मिल जाती है। और मैं समझता हूँ वन ऑफ द रीज़न्स वाई, मतलब मैं थोड़ा सा टॉपिक से डिविएट हो रहा हूँ, बट वन ऑफ द रीज़न वाई बहुत सारे टीचर्स जो है अपने आप को डेवलप इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो पहले दिन जो आपको बिना कुछ प्रूफ के इज़्ज़त मिल जाती है, वो आप इज़्ज़त के इसमें रहते हैं और अपना डेवलपमेंट भूल जाते हैं। खैर, उसके ऊपर कभी और बात करेंगे। बट ऐसा था कि बिकॉज आप टीचर है, बच्चे अंदर आए तो वो एक बाय डिफ़ॉल्ट जो इज़्ज़त आपको मिलती है, तो वो इज़्ज़त मिली है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम रहा। उसके बाद आप जैसा कह रहे थे, तो देखिए क्या होता है, दुनिया का कोई ऐसा टीचर नहीं जिसके बारे में अच्छा नहीं बोला गया। तो पहली चीज़ तो ये कि उसको इज़्ज़त ना मिली हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट है। और दूसरा तो ऐसा है कि दुनिया का कोई ऐसा टीचर नहीं है जिसके बारे में अच्छा ना बोला गया हो और साइमल्टेनियसली बुरा ना बोला गया हो। अब होता है ऐसा कि जो बच्चे हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं वो पब्लिक फोरम्स पे और बहुत सी जगह पर बोल देते हैं अच्छा, बट ऐसा भी एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स होता है जिनको शायद हम पसंद नहीं आए हो, कोई चीज़ हमारी पसंद नहीं आई हो, तो नॉर्मली वो उन लोगों की अच्छाई है कि उस बारे में पब्लिक में बात नहीं करते। तो आपको जितनी सारी अच्छी चीज़ें सुनाई दी गई है वो इसलिए क्योंकि हम लोग नॉर्मली जो है अच्छी चीज़ें पब्लिक में बोल देते हैं। बट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे होंगे जिनको शायद मैंने हर्ट किया हूँ या जिनको पसंद नहीं आया रहा होगा, ठीक है। बट अल्लाह करम रहा है। मतलब अगर आप ये पूछे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस दैट वी मेड, सो आई थिंक 3 चीज़ों पे हम लोग ने बहुत कॉन्शियसली काम किया, या मैंने बहुत कॉन्शियसली काम किया। एक तो ये कि आई वॉज एक्सट्रीमली सीरियस अबाउट टीचिंग एज अ प्रोफेशन। तो वो अकाउंटेबिलिटी कि अगर बच्चा मेरे पास है तो उसने पढ़ के निकलना है। अब उसकी मर्ज़ी हो ना हो, उसे अच्छा लगे ना लगे, वो क्या समझता है, वो क्या सोचता है, मैंने अपने आप को बोल के रखा था इन चीज़ों को सुनना ही नहीं है। और वो अगर आया है तो उसको पढ़ाकर मुझे निकालना है। तो शायद उस सिलसिले में आई हैव रब्ड अ लॉट ऑफ पीपल द रॉन्ग वे। तो एक वो था, एक वो जुनून था कि भाई आया है तो उसको पढ़ाना है, और मैंने जो सही समझना है और पढ़ाना है वो पढ़ा रहा है। सही गलत मुझे पता नहीं, बट वो जुनून था। दूसरा ये कि हर आदमी अपनी तरीके से सोचता है। तो हमारा ये था कि भाई दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर मेकिंग अ डिफरेंस थ्रू एजुकेशन। और हम लोग ने उस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया था कि ये अल्लाह ताला ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, और एट सम पॉइंट इन टाइम आई विल बी आंसरेबल। कि इसकी पकड़ होगी कि भाई आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली थी, आपने क्या किया। तो वो एक डर रहता था, और वो डर शायद और जुनून से काम कराता था। और
तीसरा ये था कि व्हेन आई स्टार्टेड विद एकेडमिक्स आई वाज वेरी यंग, तो ये थोड़ा सेल्फिश मोटिव था कि आई वाज वेरी यंग, एंड व्हेन यू आर वेरी यंग इन एकेडमिक्स यू हैव टू प्रूव अ पॉइंट। तो मेरे बहुत अर्ली डेज में किसी ने मुझे कोट कहा था कि द वंस हु नो दे डू एंड द वंस हु डोंट नो दे टीच। तो उस कोट ने जो है काफ़ी दिल पे गहरी चोट लगाई थी कि ये इट्स वेरी हर्टफुल एंड द वंस हु नो और द वंस हु डू कैन डू एंड द वंस हु कांट डू एंड कांट डोंट नो दे टीच, वट एवर फॉर्मेट इट वॉज। सो वो एक चीज़ था कि इस सो जहाँ देखिए बहुत सारे टीचिंग प्रोफेशन को लेकर जितनी अच्छी बातें कही गई है, उसी जगह पर बहुत से टीचिंग प्रोफेशन को लेकर बहुत सी डीमीनिंग चीज़ें भी कही है, एंड आई एम परफेक्टली फाइन विद इट बिकॉज देयर आर टू साइड्स टू एवरी कॉइन। सो इट्स विच पर्सपेक्टिव डू यू टेक एंड विच पर्सपेक्टिव डू यू वर्क ऑन। तो that was quite hurting. So it was a point to prove कि you're in the profession of teaching, not because you can't do anything else, but because it's a passion and you can prove a point through that passion. तो हाँ, ये 3 चीज़ें थी। आपके स्टूडेंट्स अब भी कनेक्टेड हैं आपसे कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैं MBA एजुकेशन में 1999 से पढ़ा रहा हूँ और अभी भी बहुत सी जगह पर मैं विजिटिंग गेस्ट लेक्चर्स करता हूँ। तो ये जो, और रिजवी में खास तो मैंने कुछ 24 बैचेस, अगर 22 साल हूँ तो 24 बैचेस को मैंने एडमिशन दे के, कुछ 23 बैचेस की मैंने फेयरवेल पार्टी, जो कन्वोकेशन सेरेमनी और फेयरवेल होता है, वो किया। तो उन 24 बैचेस में ओवर रिजवी चेतना के जो 2 एज अ फुल टाइम फैकल्टी था मैं, वो 2 बैचेस, बट फिर 1999 से लेके 2022 तक के 2008 तक जहाँ जहाँ मैंने विजिटिंग की, जैसे बजाज में मैं विजिटिंग फैकल्टी था, सिडनम में था, सोमैया में था, वेलिंकर में था, IES, MET, आप कॉलेजेस के बॉम्बे में नाम लीजिए, मैं सब जगह पढ़ा चुका हूँ। तो वो सारे कॉलेजेस के बच्चे पिछले 18 साल 20 साल जो मैंने पढ़ाए, अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे, मतलब मैंने ऐसे सारे के सारे बहुत सारे बच्चे जो रिजवी के तो खैर मतलब वो सारे बच्चे टच में ही है। एंड एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि एट एनी पॉइंट इन टाइम आप मैसेज कीजिए या याद कीजिए। बस ये 2 दिन पहले एक बच्चे को मैंने याद किया, एक छोटा सा काम था, तो सर आपके लिए, वो जब एक मैसेज आता है ना, सर आपके लिए कुछ भी, तो ऐसा लगता है यू आर द मोस्ट वेल्दीस्ट पर्सन। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बहुत ही फुलफिलिंग चीज़ रही है। तो एम आई इन टच विद, आई थिंक यस। एंड आजकल सोशल मीडिया ने और भी ईजी करके रखा हुआ है। ऑफकोर्स मैं इंस्टा फेसबुक पे इतना एक्टिव नहीं हूँ, तो शायद उसकी वजह से कनेक्ट कम होता है, बट या आई थिंक आई एम कनेक्टेड विद मोस्ट ऑफ देम। सो बिकॉज आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाया है रिजवी के साथ साथ, तो वी आर रियली इंटरेस्टेड इन नोइंग कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने में क्या डिफरेंस होता है, क्या स्पेसिफिक चैलेंजेस होते हैं, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू बी वेरी शार्प एंड हाँ विदाउट एनी। देखिए पढ़ाने के चैलेंजेस इतने ज़्यादा नहीं रहे होंगे। तो देखिए ऐसा था ना कि रिजवी में यू आर नॉट अ टीचर अलोन। मैं बाकी जहाँ इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाता था तो आई वॉज ओनली अ टीचर, तो सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एंड आई थॉट, मतलब मुझे ऐसा लगता है और शायद बच्चों को भी, I would make the subject interesting. Students know better whether I did that. Yeah. But I felt that मेरा एक हमेशा से एज ए टीचर मेरा ये मानना रहा कि मुझे पढ़ाते वक्त 4 चीज़ करनी चाहिए। एक सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग करना है, दूसरा सब्जेक्ट को सिंपल करना है, तीसरा मैं जो बोल रहा हूँ, अगर 30 लोग सामने बैठे हो, 30 लोगों को वैसे ही समझना चाहिए जैसे मैं बोल रहा हूँ, और चौथा ये कि वो उसको अब फिर जाकर अप्लाई करना चाहिए। इसमें से एक भी चीज़ मिस होती है तो लास्ट पार्ट अप्लाई वाला नहीं होता है। तो उसको इंटरेस्टिंग, उसको सिंपल, उसको समझना और उसको अप्लाई करना, तो उसके पीछे काफ़ी मेहनत हुई है 20-22 साल की। तो कमिंग टू द टॉपिक, मैं जितनी जगह पढ़ाने गया हूँ वहाँ पर मैं टीचर था, और बिकॉज ये मेरा अप्रोच था, बच्चे काफ़ी क्लोज रहे, एसोसिएशन अच्छा रहा, मोर ऑफ फन, मोर ऑफ फ्रेंड। इनिशियल डेज में तो ऐसा था कि मेरी एज और मेरे स्टूडेंट्स की जो एज थी उसका गैप बहुत कम था। अगर मैं रिजवी का पहला बैच ले लूँ, और पता नहीं शायद वो स्टूडेंट्स आज की तारीख में अगर मुझे सुने, तो हमारे बीच में एज गैप एक 3-4 साल का ही रहा होगा। सो वी आर मोर ऑफ फ्रेंड्स,
एंड उसके बाद वो एज गैप बढ़ते बढ़ता गया। you also have to be very careful when that age gap is very small. I was very conscious about that. तो and one of the reason जब लोग बोलते थे कि ये बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है और बहुत ही, तो मुझे मेरे बारे में बहुत सारे नाम होते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। मेरे बर्थडे पार्टी पर वो दंगल का गाना बजता था, क्या था वो, बापू तू सेहत के लिए हानिकारक है वगैरह। तो वो एक हमारा प्रिटेंस और एक फेस हुआ करता था स्ट्रिक्ट होने का, बिकॉज एज गैप कम होने की वजह से आपको ये चाहिए था कि एक वो जो टीचर वाली रिस्पेक्ट है वो कहीं ना चली जाए, तो वो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी था। तो खैर दूसरी कॉलेजेस में जो था वो एक टीचर वाला रोल था, जहाँ आप जाए पढ़ाएं, सब्जेक्ट का अच्छे से होना बहुत ज़रूरी था। रिजवी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टीचिंग फॉर मी वॉज सेकेंडरी, एंड एक दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत प्राइमरी हो गई थी। और अगर आप चैलेंज बोले तो चैलेंज वहाँ था कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना, एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि एंड कर्टसी द अपॉर्चुनिटी एट रिजवी, वो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी कि आप जो एक कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं थ्रू एजुकेशन was primarily the responsibility. एंड वो करते वक्त देखिए, प्लीज़ अंडरस्टैंड, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में, और ये मैं हमेशा से मानते आ रहा हूँ और ये मैंने हमेशा अपने बच्चों को बोला है कि आप जब एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का मतलब, और ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि आप जब एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का मतलब ये कि आप एडमिशन देते वक्त अपनी सीट्स पे, जो टोटल सीट्स है उस पे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स को बेनिफिट देकर एक पोर्शन ऑफ सीट्स आप माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रखते हैं। राइट। तो हमारे पास रिजवी में 120 सीट्स थी, आप 60 सीट्स जो है मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व थी, राइट, और 60 जो था इज ऑल एवरीबडी। अब मेरे लिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का मीनिंग सिर्फ यहीं तक था कि यू आर माइनॉरिटी बिकॉज बाय प्रोविजन यू आर एडमिटिंग मुस्लिम स्टूडेंट्स। बराबर। और एक बार वो कोर्स के अंदर आ गए, देन योर एग्जिस्टेंस इज नो लॉन्गर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, योर एग्जिस्टेंस इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। राइट। और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मेरे लिए, एंड चैलेंज इज नॉट एज इंस्टीट्यूट, चैलेंज मेरे लिए था कि एक बार वो बच्चे अंदर आ गए तो आपको उस 120 को यूनिफॉर्म ट्रीट करना है। राइट। और वो मेन स्ट्रीम में आना है। राइट। एंड देयरफॉर आप वो 120 का डेवलपमेंट और साइमल्टेनियसली ये 60 जो माइनॉरिटी आपके अंदर आई हुई है उसको उसी प्लेटफॉर्म पे लेकर आना विदाउट एनीबडी फीलिंग कि उनको एक्स्ट्रा या कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, राइट, वो चलाना, ये एक फाइन बैलेंस आई थिंक वाज द बिगेस्ट चैलेंज। वेदर आई सक्सीडेड इन डूइंग और नो, आई डोंट नो, माय स्टूडेंट्स विल टॉक अबाउट इट। True. And how about the challenges regarding the parents? जो आपको कोई खास डिफरेंस लगा मुस्लिम? हाँ, तो अभी उसके ऊपर आ जाते, मैं आपने जो कैंडिड होने की बात कही, देखिए ऐसा होता है ना कि अभी सिंस ये अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ नहीं हूँ, ये बात हम लोग बहुत खुल के कर सकते हैं कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स चलाने में मैंने अपने चैलेंजेस बताए कि एज अ पर्सन मेरे क्या चैलेंज थे। बट अगर आप एडमिशन्स की बात करें और बच्चों के मुतालिक बात करें कि जो बच्चे अंदर आए या जो वालिदैन की बात करें, जो पेरेंट्स हैं उनकी बात करें, तो उनको लेकर क्या चैलेंजेस थे। तो देखिए ऐसा है ना कि आप इसमें से मुस्लिम हटा दीजिए, आप कोई भी सेट ऑफ स्टूडेंट्स ले लीजिए या कोई भी सेट ऑफ पेरेंट्स ले लीजिए, कुछ चीज़ों की कॉमनैलिटीज़ है और फिर हम लोग मुस्लिम्स के ऊपर आ जाते हैं। तो क्या कॉमनैलिटीज़ है? कुछ अगर आप स्टूडेंट्स ले लें तो आप स्टूडेंट्स को बहुत ईजीली एज ए टीचर मैं डिवाइड कर सकता हूँ। एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनको टीचर की ज़रूरत ही नहीं होती है, मतलब आप उसको एक्स्ट्रॉर्डिनरी टीचर दीजिए, एवरेज टीचर दीजिए, बहुत ही बुरा टीचर दीजिए, उसका परफॉर्मेंस लेवल वही अच्छा रहने वाला है। दे आर सेल्फ ड्रिवन, दे आर रियल गुड वंस। फिर एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक होता है जिनको हम बोलते हैं ब्रिलियंट, दूसरे होते हैं जिनको हम बोलते हैं हार्ड वर्किंग एंड ब्रिलियंट। ये बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है। तो एक हार्ड वर्किंग एंड ब्रिलियंट होता है, एक होता है ब्रिलियंट, तीसरा होता है हार्ड वर्किंग का क्वेश्चन बड़ा ज़्यादा है, ब्रिलियंट का क्वेश्चन अच्छा ना हो। राइट। फिर
फिर एक होता है वो, और इनको ये जो हार्ड वर्किंग वाला जो सेट है ना, इनको टीचर का पुश, अच्छा टीचर होना इनके लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस कर देता है। फिर एक वो होता है जिसको यही नहीं पता है कि उसके अंदर बड़ा अच्छा करने का पोटेंशियल। एक अच्छे टीचर का रोल जो है ना यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है कि वो ऐसे को आइडेंटिफाई करना हो। तो देखिए होता है ना, क्लास में दो लोग चुप बैठे हुए हैं, एक होता है जिसको पता ही नहीं कि उसमें पोटेंशियल है और वो अच्छा कर सकता है, और दूसरा है वो जो मंदबुद्धि है, उसको समझ ही नहीं रहा है क्या। आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड्स, बट सब सारे टाइप के लोग देखिए। और एक लास्ट कैटेगरी वो होती है जिसको कुछ करना ही नहीं है, उसको बस वहाँ पर एंजॉय करना है। ये सारे कैटेगरीज। अब इसका ना रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, इसका मुस्लिम से, ये आप देखेंगे सब जगह। सेम वे आप चेक करें पेरेंट्स का जो बाइफर्केशन है, ये भी सब जगह वो है। एक सेट ऑफ पेरेंट्स है जो बहुत पॉजिटिवली इन्वॉल्व होते हैं, एक सेट ऑफ पेरेंट्स है जो बहुत पॉजिटिवली इन्वॉल्व होते हैं, एक सेट ऑफ पेरेंट्स है उन्होंने सोच के रखा है कि भाई हाँ हम ये बेसिक चीज़ें कर रहे हैं, बच्चा उसके बाद अपने उन पे देख लेगा। एक सेट ऑफ पेरेंट्स है जो बहुत ही अनइन्वॉल्व है, और एक सेट ऑफ पेरेंट्स है जो बहुत ही नेगेटिवली अनइन्वॉल्व है। अब ये किसी और दिन इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट ये सारे पेरेंट्स के जो बाइफर्केशंस है ये दिखे हुए हैं। अब इसका वेदर दैट स्टूडेंट इज अ मुस्लिम और नॉट अ मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। बराबर। बट फंडामेंटल चैलेंज मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स में ये होता है कि आपका जो प्रपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स है इज लेसर एज कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज। बराबर। I can't be wrong on this because I've seen it for 25 years. Right. ये थोड़ा और इस पर मैं डिटेल में रोशनी बता। So if I were to talk brilliant, if I were to talk hard working and brilliant, यहाँ पर हम थोड़ा कम हो जाते हैं। बट हम ज्यादा कहाँ होते हैं ना, इज नॉट एक्सट्रीम नेगेटिव। मैं आपको बताता हूँ हम ज्यादा कहाँ होते हैं। हम ज्यादा कहाँ होते पता है क्या? वो सेट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको पता ही नहीं है कि उनमें इतना जबरदस्त पोटेंशियल है। नाउ अनफॉर्चुनेटली ये बंदा डिपेंड करता है एक अच्छे टीचर का प्रेजेंस लाइफ में होना, या उसको एक पुश मिलना, या उसको ये रियलाइजेशन दिखा देना, गॉश आई कैन ऑल्सो डू दिस। एंड दिस इज आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम। Is this related to the parenting? Is it going there? It also goes there. It also goes there. Now, therefore, हमारे जो पेरेंट्स हैं, अगर उनको ये are they good enough to drive this kid? True. So why most of our people remain average? They don't go that above average. Is because वो बंदा है, उसको पोटेंशियल है, उसको एक पुश चाहिए, उसको पता ही नहीं उसका। अब ये प्रोपोर्शन यहाँ ज़्यादा क्यों है, उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। मैं थोड़ा सा डिविएट करके इस टॉपिक पर थोड़ा ज़्यादा बात करना चाहूँगा, जो शायद स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के लिए। जी प्लीज़। देखिए आई डोंट नो, आई डोंट टेक मतलब आई एम नॉट अ वेरी बिग स्कॉलर, बट एक कुरान की आयत है, एक वर्स है, मैं ट्रांसलेट करूँगा, जो मुझे बहुत एक टाइम पर हिट करेगा। बहुत एक्सीडेंटली मैंने उसको रीड किया था जी। और वो उसका तर्जुमा जो है ना बड़ा ज़बरदस्त है। वो ये है कि, और वो कुरान का जो वर्स है ना वो रियोटरिक क्वेश्चन है। मतलब इसका रियोटरिक क्वेश्चन का मतलब होता है जिसका आंसर उसी लाइन में है। तो था डू यू थिंक, आई एम सॉरी मैं उसको गलत नहीं, मतलब वर्ड्स अच्छे होने चाहिए। डू यू थिंक द वंस हु डू नॉट नो and the ones who know are alike will be deemed equal. Right. अब ये बहुत ही ब्रिलियंट वर्स है, मतलब ये आपके बदन के रोंगटे खड़े कर दें कि भाई इसका सिंपल सा ट्रांसलेशन है कि भाई आपको क्या लगता है कि जिसको नहीं आता है और जिसको आता है क्या उनका दर्जा सेम होगा? अब नो जो है बड़ा पावरफुल वर्ड है। Right. अब ये जो भी लिमिटेड नॉलेज मुझे है, नो बड़ा पावरफुल वर्ड है। अब सिंपल सा मीनिंग वर्ड का नो होता है कि आपको क्या मालूम है, बट आई थिंक आप ये वर्स की गहराई में, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, जहाँ आप इसके वर्स की गहराई में जाएंगे, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट नो, इट इज़ फंडामेंटली अबाउट, देखिए आप किसी को पूछ रहे ना कि ये वर्स का मतलब, आई एम सॉरी मुझे जो मतलब इसका समझा मैं बता रहा हूँ कि डू यू नो एंड डू यू नॉट नो, तो हाँ मुझे आता है तो ये डिफरेंस।
बट मेरे हिसाब से उस नो का फंडामेंटल मीनिंग ये है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट नो, इट इज ऑल्सो अबाउट व्हाट यू नो. यस, It is not only about no, it is about what you know. right. So therefore, for what you know and what you do not know, which you should know, Right. isn't it? Can they be deemed equal? So, of course they cannot be. Right? Of course So they cannot. first of all, Quran ने तो बोल दिया कि भाई they cannot be deemed equal. मतलब वो rhetoric question है. बराबर. So therefore, as a community, हमारे पर फर्ज क्या है? और वो फर्ज ये है कि what you should know. What you should. That you should know. You should know. Yes. And उसका immediate next line है therefore if you should know then what you should know. Then what you should. बराबर. तो हमारे पेरेंटिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम और हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक तो नो, बराबर. एंड दूसरा डू यू नो व्हाट यू शुड नो. बराबर. सो इफ यू वांट अ सॉल्यूशन फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी, दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. और फिर मैं तीसरी चीज़ पर आता हूँ. तो यू नो एंड व्हाट यू शुड नो, ये हो जाता है. अब आप मुस्लिम लोकेशंस जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, आप जाकर वहाँ जाइए, आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए. कुरला ले लीजिए, जोगेश्वरी ले लीजिए, लोखंडवाला ले लीजिए, मुमरा ले लीजिए, मोहम्मद अली रोड ले लीजिए. आप जाइए वहाँ पर, आपको क्या दिखाई देगा? आपको रेस्टोरेंट्स दिखाई देंगे. सबसे ज़्यादा है ना. तो कुरला का जो CST, जो LBS मार्ग का जो रोड है, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एन ऑब्जर्वेशन. आई हैव बीन अ रिसर्चर ऑल माय लाइफ. सो वो पूरे बेल्ट पे सिर्फ आपको रेस्टोरेंट्स दिखाई देंगे. और मैं किसी से उस दिन बात कर रहा था तो बोले सर आप आइए देखिए क्या ज़बरदस्त रेस्टोरेंट्स खुले. और मुझे इतना अफसोस हुआ है. आई एम सॉरी, आई जस्ट डोंट होप आई एम हर्टिंग एनीबडी ओवर हियर, बट मुझे बेहद अफसोस हुआ है. आप किस चीज़ में प्राइड ले रहे कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर लेन पे सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो 3-3, 4-4 बजे तक खुले हैं. तो और आपके पास उन जगहों पर क्या दिखाई देगा? आपके पास पान की टपरियाँ दिखाई देंगी. और पान की टपरियों पे अगर आप ये अज्यूम करते हैं कि सिर्फ पान बिकता है तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है. ठीक है, तो ये है. नाउ आई रिलेट दिस टू व्हाट यू नो. एग्जैक्टली. तो ये साइकिल है ना. व्हाट यू नो विल बी सीन इन व्हाट यू डू एंड व्हाट यू डू विल फर्दर कन्वर्ट इनटू व्हाट यू नो. सो व्हाट इज इट दैट आवर किड्स नो? कबाब अच्छे कहाँ मिलते हैं, बेशक. कुर्ता अच्छा कहाँ बनता है, किसकी लड़की कहाँ अच्छी दिखती है, कौन से क्लास में पढ़ती है, उसके भाई कितने हैं, किसका किसके साथ अफेयर है, रणबीर कपूर ने हल्दी में कौन से कलर का शर्ट पहना था और कुर्ता पहना था, ये ईद गई तो अगली ईद पे ऐसा कौन सा कुर्ता पहनूं जो 3 लोगों से अलग और सेम ना दिखता हो, बेशक. किसके बकरे की साइज़ कितनी बड़ी है, बेशक बेशक है ना. तो हमारा नो लेवल हमारे सराउंडिंग में दिख के आ जाएगा. बेशक. हमारा नो लेवल जो है ना, क्योंकि आपके सराउंडिंग में वही रहेगा जो आपके नो को अट्रैक्ट करता है. हमारे सराउंडिंग में लाइब्रेरीज क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारे नो को अट्रैक्ट नहीं करता है ना. मैं नाम नहीं लेना चाहता. मैं एक लेन में चल रहा था, बहुत दूर तक मुझे सिगरेट और पान की दुकान दिखाई नहीं थी. आप कुरला में, जोगेश्वरी में चलिए, आपको बहुत शॉर्ट डिस्टेंसेस पे पान और सिगरेट्स की दुकान दिखाई देगी. सो ये इंस्टा पे एक बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है ना कि वो बर्गमैन करके जो व्हीकल रिलीज हुई है एंड उसका एसोसिएशन विद मुस्लिम्स. सब सोचिए ना, मतलब उसका एक है वो नो और डू जो है ना, आपको दिखाई देगा साइमल्टेनियस. आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टॉकिंग, बट people are definitely understanding. सो इट्स नॉट अबाउट डू यू नो, इट्स अबाउट
what you know. And the make and break happens on what you know. आज अनफॉर्चुनेटली हर एक के हाथ में मोबाइल है, तो हम जिसको ग़िज़ा कहते हैं ना, जो हमारे पेट में चीज़ जाता है, तो मेरे समझ में ये आता है कि एक इंसान की जो है ना 3 ग़िज़ा होती है। जो भी लिमिटेड नॉलेज मुझे, एक इंसान की जो है 3 ग़िज़ा होती है, 3 उसके चीज़ें बदन में जाती है। एक है फूड, दूसरा है आँख, ठीक है, और तीसरा है दिमाग, जो सोच की ग़िज़ा। तो सोच की ग़िज़ा, आँख की ग़िज़ा और पेट की ग़िज़ा। अब मैं उसके साथ आप कान की ग़िज़ा भी डाल सकते, बट वो मेरे ख्याल में आँख कान आप एक बना लीजिए जो देखने और सुनने वाली है, और एक सोच की ग़िज़ा हो जाती है। तो सुनने देखने वाली ग़िज़ा एक, सोचने वाली ग़िज़ा 2 और पेट में जाने वाली ग़िज़ा 3। हम लोग ने अपने आप को पेट की ग़िज़ा में इतना उलझा के रखा है ना कि सोच की ग़िज़ा को मार दिया। तो जब मुझे लोग बोलते हैं ना कि भाई इतने सारे रेस्टोरेंट्स हो गए या आपके इतने सारे, तो क्या प्रॉब्लम है हुए, तो आप सोचते हैं ना हमारी प्रायोरिटी पेट की ग़िज़ा हो गई। बेशक। तो हमारे इधर तो रात को 2 बजे तक रेस्टोरेंट्स खुले रहते हैं, हम 3 बजे भी जाकर खा सकते हैं, और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आप कहाँ लेके जा रहे हैं। एंड मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि कोई भी चीज़ ना बड़ी चोरी से शुरू नहीं होती है, पहले छोटी चोरी होती है, और वो छोटी चोरी जब नहीं पकड़ी जाए, वो उसको सहूलत मिल जाए, तो वो बड़ी चोरी में तब्दील हो जाती है। सो कोई भी बंदा खड़े रह के सीधा बैंक का डाका नहीं डालता है, पहले वो पर्स मारता है, फिर बड़ी हिम्मत बढ़ती है तो बड़ा पर्स मारता है, और फिर बैंक पे डाका डालता है। तो हर बुराई जो ना, हम छोटा झूठ बोलते हैं फिर बड़े झूठ पे जाते हैं। इसलिए पेरेंटिंग में ना कि छोटे झूठ पे पहले कस के कान के नीचे बजाओ, तो बहुत ज़रूरी है वो, फिर वो बड़ा झूठ नहीं होता है। तो सेम वे ये जो लोग बोलते हैं ना कि भाई ये आपको क्या दिक्कत है इससे, तो ये जो है ना, ये छोटी बुराइयाँ हैं, और ये छोटी बुराइयों ने हमारे को बड़ी बुराइयों की तरफ लेकर गया हुआ है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, बहुत से लोगों को रिजवी में ये लाइन बड़ी बुरी लगती थी। जब मैं था उधर तो मैंने बच्चों को कहा था कि जब रमज़ान आता था ना, तो मैं बच्चों को बोलता था भाई देखो ना, रोज़ा तुम अपने लिए रख रहे हो, बेशक, ठीक है, और रोज़े का इंस्टीट्यूट से कोई लेना देना नहीं है। सो इसलिए मैंने पहली लाइन कही कि माइनॉरिटी का मीनिंग सिर्फ वहाँ तक है जहाँ तक आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद वो इंस्टीट्यूट है। तो मैं शहरी में उठ रहा हूँ, इसलिए मैं पहले लेक्चर पे टाइम पे नहीं होऊंगा। आप मेरे स्टूडेंट्स वो जो कॉलेज में रहते थे, उनको बड़ा बुरा लगता था कि सर ज़रा भी कंसिडरेट नहीं है, शहरी के बाद आ रहा है मैं, तो या और हम लोग इफ्तार करते थे हम लोग जब थे रिजवी में, तो इफ्तार कॉलेज में होता था, और कई साल हम लोगों ने तरावी कॉलेज में किया अल्हम्दुलिल्लाह, और इफ्तार का वक्त हम सिर्फ 15 मिनट का देते थे कि आप 15 मिनट में इफ्तार करके आ जाइए। अब ये आप यकीन कीजिए इतना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि बहुत से लोगों को 15 मिनट का इफ्तार समझ में ही नहीं आता था। क्यों? क्योंकि हमारे लिए इफ्तार का मतलब होता है एलैबोरेट अरेंजमेंट। तो ये सब जो मैं पेट की ग़िज़ा की बात कर रहा हूँ ना, ये सारी खामियाँ यहीं से शुरू होती हैं, ठीक है। तो हमने फूड को प्रायोरिटी बना ली, फिर दूसरा आज सबके हाथ में मोबाइल आ गया, तो इंस्टा, फेसबुक, टिकटॉक। Just before we move on, we will just make a note of we have to come back here. कि रमज़ान में I'll come back to that. I'm sorry, I just got along talking. Very nice, very nice. I hope you don't mind that. This is perfect. We'll come back here. And, see, you got a teacher to speak, and once he gets a mic, he doesn't let go, right? This is the perfect place. Right. We're all very keen to listen. So everybody's got a mobile in hand, and वो मोबाइल जो है ना आपकी दूसरी ग़िज़ा हो गई, जो आँख कान की ग़िज़ा है। तो मैं बहुत गौर से ना जो टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं, मैं बहुत स्ट्रांगली देखता हूँ वो बंदा कौन है। Of course, I'm not onto it, but I love to see, and I'll see a lot of Muslim kids out there, and that further hurts me a lot. Yes. It's nonsense. जी। अब वो जो डिबेट करना चाहे, मैं अलग से उनके साथ बैठ के डिबेट कर सकता हूँ, बट इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरीली नॉनसेंस। आप चेक कीजिए किसी भी टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए आपका अगेन नो लेवल दिख के आ रहा है, यही हमारा नो लेवल है। यस। सो ये जो है आँख और कान की ग़िज़ा हो गई आपकी फेसबुक टुडे। और आप एक एवरेज स्टूडेंट का अगर उसकी फीड्स उठाकर देखे तो उस पर या तो मज़े हैं
या उस पे वाहियात है, ये मैं आपको क्लासिफिकेशन दे रहा हूँ, मज़े यानी वो फन वीडियोज़ हैं, या वो वाहियात है। आज आपका मोबाइल सूडो पॉर्न का ज़रिया है, बेशक, और ये पेरेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि मोबाइल जो है आपका सूडो पॉर्न है, और ये प्रोपोगेशन ऑफ पॉर्न एट इट्स बेस्ट है, और ये आपके बच्चों की ग़िज़ा होते जा रही है। बेशक। और तीसरा, उसके अंदर एक ऐसी सेट ऑफ मालूमात है जो मालूमात वो लोग आपको देना चाहते हैं, बेशक, जो पेड और प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग हो गई। जी, मैं आपको मोबाइल दिखाते रहूँ, शर्ट दिखाते रहूँ, कुर्ते दिखाते रहूँ, जूते दिखाते रहूँ, और फिर हमारे दिमाग में आ जाता है ये तो पहनना है, ये तो होना चाहिए, यही होना चाहिए, और फिर हम अपने कैपेबिलिटीज़ की बियॉन्ड जाके स्पेंड्स करने का सोचते हैं, है ना। मतलब ईद पे मेरा कुर्ता सबसे अलग कैसे होगा, ये थॉट, ये सोच कहाँ से आती है? आपके दिमाग में कोई और सोच नहीं आई, बट आपके दिमाग में ये सोच क्यों? ये ग़िज़ा है। तो आपके पेट की ग़िज़ा और आंखों की, आपके आँखों और कान की ग़िज़ा, और फिर आपके सोच की ग़िज़ा, और गुड या बैड पेट की ग़िज़ा है, और आँख कान की ग़िज़ा मीडिया ने अवेलेबल कर दी है। सोच की ग़िज़ा कहाँ से आती है? वो पेरेंटिंग है। राइट। एंड गुड पेरेंटिंग अगर सोच की ग़िज़ा के ऊपर बैठ जाए तो वो पेट और कान आँख की ग़िज़ा को ओवर पावर कर देती है। राइट। और अगर वो अपनी जगह पे बराबर ना हो तो पेट और आँख कान की ग़िज़ा उसको ओवर पावर कर देती है। कैसे हाउ डज अ पेरेंट फोकस ऑन सोच की ग़िज़ा, कैसे लेकर आएगा? व्हाट आर द थिंग्स दैट दे शुड डू? अपब्रिंगिंग, वैल्यूज़ और एक बड़ा पिक्चर दिखाना, 3 बहुत ही सिंपल चीज़ है। फंडामेंटली सही गलत का डिफरेंस। राइट। मैं ये हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे बोलते आया हूँ कि अमूमन हमारे घरों में फैमिली झगड़े जो है बहुत खुले दिख कर आते हैं और बच्चे उसका पार्ट हो जाते हैं। ये मिस्टेक नंबर 1 है। ये मैं इसके ऊपर बहुत वोकल हूँ, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। राइट। नंबर 2, घर के बड़ों का अपनी ज़ुबान पर, अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल ना होना। बराबर। एक बंदा जो खुद सुबह दोपहर शाम गाली गलौज में मुब्तला है बात करते वक्त, चाहे वो गालियों का इंटेंट ना रखता हो, वो किस मुंह से अपने बच्चों को बोलेगा कि गाली गलौज ना करें। तीसरा, क्या गलत है अगर पेरेंट्स अपने बच्चों पे नज़र रखे, एक टाइम पर घर पर आने बोले? क्यों ये चीज़ जाती जा रही है? क्यों हमारे बच्चे खाना खाने के बाद नीचे उतरते हैं, बाइक पर बैठते हैं, या तो कहीं बाइक लगा कर बैठे हैं या बाइक पर निकलते हैं? क्यों, क्या वजह है इसकी? और ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने अलाउ किया है ना। अब अगर पेरेंट्स ये बोल दे कि बच्चा मेरी नहीं सुनता है, तो इससे ज़्यादा अफसोस वाली बात कोई नहीं है। अच्छा, बच्चा आपकी बात ना एक एज लेवल में सुनता है, आपने उस एज लेवल में उसको सुना ही नहीं, वो एज लेवल क्रॉस होने के बाद फिर वो आपकी बात नहीं सुनने वाला है। बेशक। तो सही का बताना और उससे सही करवाना, ये एज ग्रुप में पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही का बताना और उससे सही करवाना। बेशक। आप सिर्फ सही बताकर हट नहीं सकते, आपकी जिम्मेदारी उसका सही का करवाना भी है। देखिए, एज ए टीचर मैं ये जानता हूँ कि मैंने एक चीज़ पढ़ा दी, अब मैं उसके ऊपर उससे फॉलो करके उससे पढ़ाई ना कराऊँ और फिर मैं बोलूँ वो एग्ज़ाम में फेल हो गया, मैंने तो मेरा पढ़ाने का काम कर दिया, बट मैंने अपने टीचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की। तो आपने अपनी पेरेंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की। मतलब कितना आसान है ना बोल देना बच्चा मेरी बात नहीं सुनता। ये लाइन में कोई सेंस नहीं है। या तो आपको शर्म आ रही है उससे सही बताने में और करवाने, क्योंकि आप खुद सही नहीं कर रहे। बेशक, बिल्कुल। हमारी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं है ना।
हमारे हमारे खुद के अमल पे कंट्रोल नहीं है, हमारे बिहेवियर्स पे कंट्रोल नहीं है, तो हम किस किस मुंह से पेरेंटिंग बिहेवियर की बात करेंगे। और मैंने ये नोटिस किया है कि गुड पेरेंटिंग का इनकम लेवल से कोई लेना देना नहीं है। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, बैड पेरेंटिंग का ना इनकम कोरिलेशन है और बैड पेरेंटिंग का जोग्राफिकल लोकेशन कोरिलेशन है, वो शायद इनकम के साथ फिर आ जाता है। या बैड पेरेंटिंग का नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली से कोई लेना देना, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। Okay. बैड पेरेंटिंग इज सिंपली दैट यू बीन अ बैड पेरेंट, आपने वो नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। और अब इसमें एक और चीज़ ये होती है कि आज जितने पेरेंट्स हो जो मुझे अगर आज सुन रहे हैं और उनके छोटे बच्चे हैं घर पर, तो आप सबसे पहले ना खुद की ग़िज़ा पे नज़र रखिए, आँख और कान की और आपके खुद की सोच की। और जब तक आप अपनी सोच पे काम नहीं करेंगे, आप बच्चों की सोच पे कहाँ से काम करेंगे। शायद हमारे पेरेंट्स को ही, आज की जनरेशन के पेरेंट्स को ही नहीं पता कि सही और गलत का फ़र्क क्या है और सोच क्या है। मतलब आज क्या आप अपने बच्चों के साथ बैठकर, आज हम उनके साथ बैठकर क्या बातें करते हैं। मतलब सबसे पहले तो अफसोस ये है कि बात नहीं हो रही है, दूसरा ये है कि हम उनके साथ बैठ के क्या बात कर रहे हैं, व्हाट इज इट। एंड वो लोग जिनको, मतलब हमको तो सफाई, अच्छाई, बुराई क्या है, बुराई से दूर कैसे रहना, ये तो ऑन अ प्लेटर पे मिला है ना मज़हब के थ्रू। बराबर। तो जो चीज़ हमको प्लेटर पे मिली हम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे, उसकी वैल्यू ही नहीं हो रही। और बहुत बार मेरा वक्त रिजवी में इस चीज़ों पर गया है कि एक सही गलत का डिफरेंस। सो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑन डिफरेंस बिटवीन राइट रॉन्ग, short temper to becoming cool head, that temper comes fast. Short term to long term, कि हम शॉर्ट टर्म सोचते हैं, बराबर, लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। आज कितना इजी है ना शॉर्ट टर्म, चल यार पढ़ने को मन नहीं करता है, बिजनेस पे लग जाते हैं। क्या बिजनेस पे आप लग रहे हैं? राइट। तो आप उन बिजनेस पे लग रहे हैं जो शॉप रिलेटेड है। सस्टेनेबिलिटी की बात, हम सस्टेनेबल बिजनेस सोच रहे हैं क्या? तो वी आर नॉट थिंकिंग सस्टेनेबल बिजनेस। क्यों हम सस्टेनेबल बिजनेस नहीं सोच रहे? तो हम बिजनेस कौन से सोच रहे हैं? वही जिसके बारे में मेरा नो है। राइट। तो मेरा नो किसके बारे में? जो चीज़ें मेरे नज़र में है। तो मेरे नज़र में क्या है? मेरे नज़र में कपड़ा है, मेरे नज़र में रेस्टोरेंट है। मेरा नो ही उतना है, एंड देयरफॉर व्हाट यू नो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी ट्रू। और व्हाट यू नो के अंदर तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। एक, पेरेंट्स क्या लीड करते हैं, जो सोच। मैं पेरेंट्स के ऊपर इसलिए इल्ज़ाम दे रहा हूँ क्योंकि पहले टीचर्स आप हैं, सोच आप बिल्ड कर रहे हैं। दूसरा एजुकेशन, और तीसरा एक्सपीरियंस। नो के तीन ही कंपोनेंट है, पेरेंट, एजुकेशन और एक्सपीरियंस। अब अगर इसमें पहला वाला हिस्सा फेल हो जाता है ना, तो एजुकेशन एक्सपीरियंस के लिए आप एजुकेशन पे बहुत अच्छे टीचर पे डिपेंड करें कि मेरे बच्चे की लाइफ चेंज करेगा। उसके खुद के बच्चे ना, वो आपके बच्चों की लाइफ क्यों चेंज करता बैठे? बराबर। आपके हिसाब से अखलाक का क्या रोल होता है इन शेपिंग द परसेप्शन ऑफ अ कम्युनिटी, और हमारा एज मुस्लिम कम्युनिटी हमारा क्या रोल है व्हेन इट कम्स टू और अखलाक? हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या कमी है, कहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं ना सर सॉरी काटूंगा मैं आपको। अखलाक पहले तो ऑडियंस को बता दीजिए कि अखलाक को डिफाइन कैसे करेंगे, होता क्या है अखलाक, इनको रेलेवेंस क्या है अखलाक का आज की तारीख में? देखिए, तीन चार चीज़ को जोड़कर मैं इस चीज़ को जवाब दूंगा। जी प्लीज। ये एक बहुत पुराना कोट था जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग मेरे खुद के लाइफ में रहा, और मैंने जहाँ तक पॉसिबल है स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ से बताने की कोशिश की कि कौन सा पेड़ झुका हुआ रहता है।
तो वो पेड़ झुका हुआ रहता है जिस पर फल ज़्यादा होते हैं, बेशक, है ना? बेशक बेशक बेशक, सो डीप है ना, सो डीप, राइट? So deep. और आप वो, है ना, वो था एक वो लेडी का जो शेर है, मेरे को बहुत अफसोस हो रहा है, मुझे उनका नाम इमीडिएटली याद नहीं आ रहा है, कि तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नहीं है, जो खानदानी रईस है वो रखते हैं मिजाज नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। क्या बात। तो अगर आप पुरानी जो दौलत वाले लोग हैं, जो लोडेड लोग होते हैं, जी जी जी, आपने हमेशा देखा रहेगा कि उनका जो लहजा है वो नर्म और वो हमेशा झुके हुए रहे। और ये हमने देखा है खानदानी लोगों का, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जी 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 जी, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लोडेड होते हैं और आपको पता भी नहीं होता है कि लोडेड होते हैं। जी, मेरे जहन में, मैं फिर अपनी जो बात मैं आपसे रखते आ रहा हूँ, कि मेरे जहन में द बेस्ट वे टू बी लोडेड इज टू नो। यस, फिर से जी, तो नॉलेज या तो हम्बल बनाती है या तो आपको एरोगेंट बनाती है, ये बाइनरी है, इसमें बीच में कुछ नहीं है। जी जी जी, नॉलेज या तो आपको हम्बल बनाती है, आपको ये समझ देती थी कि भाई और सीखना बाकी है, जी, या तो वो आपको एरोगेंट बना देती है कि भाई ये तो है, इससे ज़्यादा क्या है, मुझसे ज़्यादा किसको क्या पता होगा। जी, तो एक नॉलेज ने आपको हम्बल बनाना है, दूसरा नॉलेज ने आपको एरोगेंट बनाना है, और तीसरा ये कि बिना नॉलेज के आपका एरोगेंट होना, मतलब इससे ज़्यादा तो खतरनाक चीज़ और कुछ नहीं हो सकती है। बेशक। आई एम सॉरी, मुझे बोलते हुए बहुत अफसोस होता है, बट नॉलेज ने मुस्लिम कम्युनिटी को या तो एरोगेंट बनाया, जो कम नॉलेज है वो, या हम बिना नॉलेज के एरोगेंट हो गए। मगर हम एरोगेंट तो है, बट हम एरोगेंट तो है। और फिर ये बिहेवियर में आ जाता है। बेशक। क्या वजह हो सकती है कि हमारे बच्चे 3-4 बटन खुले हैं, अलग स्टाइल है, वो जिसको हम अलग अलग भाषा में बोलते हैं ना, अलग अलग चीज़ें, हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये हमारा बिहेवियर एक ऑप्टिक है किसी और को देखने के लिए और जज करने के लिए। मैं इस लाइन से ये बोलना ही नहीं चाहता हूं कि हम वो करें जो दूसरों को अच्छा लगे, नहीं 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 नहीं, मेरा बोलने का मतलब वो नहीं है। बट मेरा बोलने का मतलब ये ज़रूर है कि क्या हमारा बिहेवियर एक ऑप्टिक बनता है दूसरों को हमारे बारे में जज करने के लिए। बेशक। और अगर वो ऑप्टिक बनता है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि या तो हम हमारी कौम का नाम अच्छा करें या हम हमारी कौम का नाम खराब कर रहे हैं। बेशक, है ना। अब इसका मैं आता हूँ टॉपिक के ऊपर, इखलाक से क्यों क्या क्या रीज़न क्या उसका। तो मैं हमेशा ही सोचते आ रहा हूँ, मेरा हमेशा से बिलीफ रहा है कि कोई भी बिहेवियर जो है वो बिलीफ से आता है। आपका बिलीफ सिस्टम आपका बिहेवियर बनाता है, बिहेवियर आपका ओवरनाइट नहीं आता है, एक बिलीफ सिस्टम से आपका बिहेवियर आता है। बेशक। हमारा बिहेवियर अगर, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस लैंग्वेज, भाई बंटाए, तो फिर मुझे बिलीफ सिस्टम पर डाउट है। बराबर। और बिलीफ सिस्टम कहाँ से आता है? बिलीफ सिस्टम पेरेंटिंग से आता है। कोई बिलीफ सिस्टम अपने ओन पर नहीं आता है, बिलीफ सिस्टम पेरेंटिंग से आता है और बिलीफ सिस्टम आपकी सराउंडिंग से आता है। तो मैं फिर उस चीज़ पर वापस आ रहा हूँ कि आपका सराउंडिंग देन इज नो एंड सराउंडिंग एंड नो, उसी पर आ गया। जितने पेरेंट्स मुझे यहाँ सुन रहे, मेरी पेरेंट्स के साथ रिक्वेस्ट है, जितने पेरेंट्स यहाँ सुन रहे, और अगर आप यंग पेरेंट्स हैं तो और भी अच्छा। यंग से मेरा मतलब है कि आप खुद यंग हैं और आपके बच्चे यंग हैं। तो जो मैं सोच रहा था अब तक मैंने बता दिया, बट क्या करना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और यंग पेरेंट्स जितने यहाँ बैठे हैं, आपका फंडामेंटल बिलीफ सिस्टम क्या होना चाहिए? अगर मुझे ये इजाज़त दी जाए कि मैं बताऊं छोटा मोटा जो भी मुझे एक्सपीरियंस है, तो आपका सबसे पहला और बड़ा बिलीफ सिस्टम ये होना चाहिए, एम आई अ गुड मुस्लिम एंड डू पीपल सी मी एज अ गुड मुस्लिम। इससे बड़ा आपका बिलीफ सिस्टम कोई और हो तो वो बेवकूफ़ी है। एम आई अ गुड मुस्लिम,
एंड डू पीपल सी मी एज अ गुड मुस्लिम? नाउ यू डिफाइन अ गुड मुस्लिम. तो गुड मुस्लिम में वो एक दुआ है ना कि भाई अमल सॉरी इल्म अच्छा, रिज्क सही और अमल मुकम्मल. है ना? इल्म अच्छा, मुझे अच्छा इल्म दे, मुझे हलाल रिस्क दे. अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे इल्म अच्छा दे, मुझे रिस्क हलाल दे और मुझे अमल मुकम्मल दे. ये दुआ है ना. अब आप इस दुआ का लॉजिक सोचिए ना कितना अच्छा है. मुझे इल्म अच्छा दे, इल्म अच्छा दे, इल्म इज नॉलेज. नो, फिर नो आ गया. अब अच्छा नो होना इज नॉट रिस्क हलाल होना. मैं अच्छे नो के साथ हराम रिस्क पर भी हो सकता हूँ. है ना? ये हमारे कौम का एक दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया. है ना? तो वो के साथ हराम रिस्क है ना. तो वो नसीरुद्दीन शाह का डायलॉग था ना कि रिस्क हराम है बट हम चिकन हलाल ढूंढते घूमते हैं. है ना? तो वेरी ट्रू. वो इल्म अच्छा, इल्म तो है बट रिस्क हराम हो रहा है मेरा. तो वो दुआ कितनी प्यारी है ना कि इल्म दे या अल्लाह, मुझे इल्म दे, अच्छा इल्म दे, और मुझे रिस्क हलाल दे. उसका लॉजिक देखिए ना कितना अच्छा है. पहले ये नहीं आया कि मुझे हलाल रिस्क दे, पहला तो ये है कि नो, क्योंकि नो आता है तो राइट रॉन्ग की समझ आती है. तो फिर राइट रॉन्ग की समझ आई तो राइट ये कि हलाल रिस्क. अब हलाल रिस्क आ गया. उसके बाद दुनिया जो है ना मेरा इल्म दिखती है ना मेरा रिस्क दिखती है ना. मेरी जो गिजा गई है, जो मेरा रिस्क है, वो दुनिया को नहीं पता है. सही बात. दुनिया क्या देखती है मेरे बारे में. तो मुझे अमल मुकम्मल दे. बराबर. और ये तीन चीज मिलाकर बंदे का इखलाक बनाती है. बराबर. अब इसमें से आप कोई एक चीज गलत कर दीजिए और आप मुझे ये बताइए कि भाई मेरा इखलाक अच्छा है, नहीं हो सकता. तो मैं हार मान लूंगा. नहीं हो सकता है. नहीं हो सकता. तो फिर पेरेंटिंग का तो सोल्यूशन ये तीन चीज के अंदर है कि आप अपने बच्चे को इल्म अच्छा दीजिए, आप खुद की रिस्क को हलाल रखिए, बराबर, और आप खुद के अमल को मुकम्मल कीजिए. बस. है ना? और आपका अमल मुकम्मल में कुछ चीज़ें इस्लाम ने आपने मैंडेटरी की है. बट हम लोग ये जो मेरी लाइन है ना, ये फंडामेंटली गलत हो गई कि कुछ चीज़ें इस्लाम ने आपने मैंडेटरी की है. इस्लाम ने आपने बहुत सी चीज़ें मैंडेटरी की है, उसमें से आपने मेनू कार्ड बना के पिक एंड चूज़ कर लिया. बराबर. सो आपने अपने आप को ये सोच लिया कि भाई गाली देने में क्या बुराई है, झूठ बोलने में क्या बुराई है. अपने आप हमने बना ली ये गुनाह छोटे हैं. हमारा मेनू कार्ड है, ये मेरा मेनू कार्ड है. ये नहीं चलेंगे, ये चलेंगे. ये हमारे मेनू कार्ड है. हाँ. तो हम हमारे मेनू कार्ड के ऊपर काम करते हैं. हाँ. सब हम लोग सब सही. तो हम लोग हमारे मेनू कार्ड पे काम करते हैं. सही. और पेरेंटिंग का सबसे बड़ा मसला जो है ना वो यहाँ पर आ रहा है. और मैंने अलग अलग टाइप के पेरेंट्स देखे. हम लोग वो अमल मुकम्मल वाली चीज़ पर काम ही नहीं है ना, हम लोग अमल सिलेक्टिव वाले पर काम कर रहे हैं. बराबर. बहुत बड़ा तब होगा ना कि जब सब एंड देयरफॉर ये जब चीज़ आती है कि ये ऑप्टिक हो गया ना, आपका इल्म, आपका रिस्क और आपका अमल, ये चीज़ दी दी, ये आपका ऑप्टिक हो गया. बराबर. मुझे बहुत अफसोस होता है ये बोलते वक्त कि अगर आप एक बाइक को कट मारते वक्त और व्हीली मारते वक्त जाते वक्त देखोगे तो 9 आउट ऑफ 10 वो लड़का मुस्लिम होगा. यस. या आप किसी मुस्लिम गेटो में या मोहल्ले में चले जाओ, वहाँ पे बाइक चलाने वाले नॉर्मली आपको कट या विली मारते हुए ही मिलेंगे. है ना? आइदर वे ट्रिपल सीट बैठे हुए मिलेंगे, फुटपाथ पे बाइक चलाते हुए मिलेंगे, नो पार्किंग में पार्क करते हुए मिलेंगे. एक विंस्टन चर्चिल का बहुत अच्छा कोट था, द बिगेस्ट पेट्रियट इज द बिगेस्ट क्रिटिक. राइट. द बिगेस्ट पेट्रियट, मैं शायद वर्ड्स आगे पीछे कर रहा हूँ, सॉरी फॉर इट. द बिगेस्ट, उसका जिस्ट ये है कि आप किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज, तनकीद कहते हैं मेरे ख्याल में उर्दू में उसको. आप क्रिटिसाइज या आप उसके क्रिटिकल कब होते हैं
जब आप उसको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, राइट, तो अगर मैं अपनी कंट्री को बहुत ज़्यादा चाहता हूँ तो मैं अपने कंट्री को क्रिटिक करूँगा कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। बेशक बेशक, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, यस देयरफॉर उसका सबसेट अगर मैं अपनी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा चाहता हूँ तो मैं उसको क्रिटिकल रहूँगा। यस, मुझे बहुत बार लोगों ने बोला था कि आप कुछ ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होते। मैंने कहा वंडरफुल, इफ़ यू फाइंड मी क्रिटिकल आई एम हैप्पी, यस, बिकॉज टिल द टाइम आई स्टैंड इन द मिरर, मैं खुद आईने में खड़े रहकर ये ना बोलूँ कि मैं बहुत भद्दा हूँ, मैं बहुत मोटा हूँ, इम्प्रूवमेंट शुरू नहीं होता है। बराबर, मैंने अगर आईने में देखकर ये बोलना है कि मेरे से अच्छी चीज़ तो हयात में कोई नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है, तो इम्प्रूवमेंट तो नहीं आना है। स्कोप ही नहीं है, तो मैं इन चीज़ों का अफसोस होता है देख कर कि आप गार्डन में आज जाइए, यंग लड़कियां जो घूम रही हैं वो बुरखे में घूम रही हैं। बेशक अब हो सकता है कोई और भी बुरखे में घूम रहा हो, बेशक, बट बुरखा तो एसोसिएटेड है ना सर आपका, सही बात है, तो एसोसिएटेड हो गया। पेरेंट्स को पता नहीं है, और अगर पता नहीं है तो क्यों पता नहीं है? तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा काम क्या है, आपकी जिम्मेदारी, जो मेरे यंग पेरेंट्स आज सुन रहे, जिनके यंग बच्चे, सबसे पहला आपका खुद का इल्म का लेवल। और इल्म के लिए आपको स्कूल कॉलेज जाना ज़रूरी नहीं है। आपका नो कितना अच्छा है, और आपका खुद का नो कहाँ से आ रहा है। आज यंग पेरेंट्स का नो मोबाइल, इंस्टा और फेसबुक से आ रहा है। बराबर, वो क्या ही बच्चों का नो बढ़ाएंगे, क्या ही बच्चों का वो नो बढ़ाएंगे। अब तो उन्होंने एक और उसमें एक मोबाइल को एज एन एसोसिएट पेरेंट यूज़ कर लिया चुप बिठाने के लिए, खाना हाँ, तो खिलाते मैं आने समय वाला हूँ हाथ उसके ऊपर, पकड़ा मैं आने वाला हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और बहुत सी जगह पर मैंने ये देखा है कि पेरेंटिंग जो है, हम इजी कन्वीनियंट पेरेंटिंग देख रहे हैं। बच्चा खा नहीं रहा है, चलो मोबाइल हाथ में दे देते पकड़ा दो हैं। हाथ मुझे काम करना है, मैं क्या करूँ, चलो मोबाइल हाथ में पकड़ा दो। और हम ये 2 सेकंड के लिए भी नहीं सोच रहे कि वो लेवल पे वो ग़िज़ा शुरू हो गई है। मैंने शुरुआत इसीलिए की ना कि आपके अंदर क्या जा रहा है, आपके अंदर जो जा रहा है वो खाना जा रहा है, आपके अंदर जो जा रहा है वो आँख और कान जा रहा है, और आपके अंदर जो आपकी सोच जा रही है। और पेरेंटिंग में सोच नहीं है, तो ये 2 चीज़ें हम दे रहे हैं। हमको लग रहा है खाना तो हमारा फ़र्ज़ है, तो हम खिला रहे हैं, और वो अगर रिस्क हलाल नहीं है तो फिर हम क्या खिला रहे हैं, वही सोच लीजिए। बेशक, और इसलिए मेरा टॉक वो 360 डिग्री उसी के पास घूम रहा है। बराबर, तो जो यंग पेरेंट्स आज मुझे यहाँ सुन रहे हैं ना, मेरी रिक्वेस्ट है कि जब तक आपकी सोच, खुद की सोच की लेवल एक ऐसी सोच नहीं होती कि भाई मैं मेरे बच्चों के लिए उनको मैं क्या सिखा रहा हूँ, वो मेरे से एक पेरेंटिंग का सबसे, देखिए मैं हमेशा ये सोचते आया हूँ कि पेरेंट्स से अच्छा टीचर कोई नहीं है। बेशक, और मेरी आप ये बात सुनिएगा कि एज अ टीचर मेरे पास क्लास में जाने का कोई हक नहीं है जब तक मुझे कुछ अच्छा और कुछ ज़्यादा पढ़ाने के लिए ना हो। मतलब टू बी अ टीचर इन द क्लास आई शुड नो, मुझे आता है और मैं वो पढ़ा रहा हूँ, राइट, और वो बच्चा मेरे से सीख रहा है। पेरेंट से बड़ा टीचर कौन है? कोई नहीं है। तो आपको पेरेंट होने का कोई हक ही नहीं है अगर आपके पास सिखाने के लिए कुछ नहीं हो तो मैं मेरे बच्चे को क्या सिखा रहा हूँ, क्या मैंने देखा है कुछ फैमिलीज़ में कि आप उर्दू के वर्ड्स बराबर बोलेंगे, अच्छे से बोलेंगे, छोटी चीज़ है, ठीक है। जैसे मैं बहुत एक स्टूडेंट है मेरा जो बहुत पर्टिकुलर है। मैं नॉर्मल पार्लांस में बात कर रहा हूँ कि आप बटाटा नहीं बोलेंगे, आप आलू बोलेंगे। बराबर, अब सुनने को कितनी छोटी चीज़ लगती है ना कि छोटा बच्चा बटाटा बोल दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। अभी बॉम्बे के लैंग्वेज में तो हम कांदा ही बोलते हैं ना, बट आप कांदा नहीं बोलेंगे, आप प्याज बोलेंगे। अब उस बच्चे के ऊपर ना, जो इतराफ़ के लोग वस्ते के, वो पर्टिकुलर इस चीज़ के ऊपर कि आप आलू बोले, आप प्याज बोले। बट मुझे उस बच्चे पे बहुत फ़ख्र है, बहुत प्यार आता है मुझे उस बच्चे के ऊपर। वो सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि जो पेरेंटिंग में आप इस चीज़ का ख्याल रख रहे हो ना, जब वर्ड्स का ख्याल रखते हो, राइट, तो आप बड़ी चीज़ को कभी नहीं छोड़ोगे, राइट, क्योंकि आपने छोटी चीज़ पकड़ी हुई है। और क्या छोटी चीज़ पकड़ी है कि आप ये एज पे क्या वर्ड यूज़ कर रहे हो। अब आप मुझे बताइए, जो पेरेंटिंग में इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि वो बटाटा नहीं है, वो आलू है, तो क्या वो अपने बच्चे को गलत लफ्ज़, गलत अल्फाज, गाली, अबे, अरे, ये करने देगा क्या? कहाँ तक रोकेंगे? कितना डेफिनेटली रोक लेंगे हम, है ना, बिल्कुल। वो अरे अबे पे जाने नहीं देगा। हाँ। क्यों? क्योंकि आपने एक वर्ड को पकड़ा। ये मेरे लिए, देखिए, ये इंडिकेटर्स होते हैं आप किस चीज़ को छोड़ रहे हैं। और वो बच्चा जो मुझे सुन रहा है, वो अगर वो सुन रहा है तो समझ जाएगा कि मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और मुझे बहुत प्यार है उस बच्चे के ऊपर
कि, और वो कई मरतबा हुआ है कि उसने मुझे करेक्ट किया कि अब वो बॉम्बे बैठ गया हमारी ज़बान में, आपको भी अफसोस होता है, बट वो एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। तो आप जब इस चीज़ पर पर्टिकुलर हो जाते हो ना, ये देखिए ये सोच है, ये पेरेंटिंग सोच है। अब जब तक ये पेरेंटिंग सोच नहीं आती है ना, ये दिस इज दैट सोच वाली गिज़ा जिसके मैं बारे में बात कर रहा था कि यार मेरा बच्चा ये वर्ड कैसे बोल सकता है, तो फिर आपकी वो सोच एक्सटेंड होती है। मैं मेरे बच्चे को पूछूंगा क्या कर रहा है, मतलब आज देखिए, मतलब ओल्ड पेरेंटिंग और न्यू पेरेंटिंग में ये फ़र्क हो गया। देखिए ये, और ये एक यंग फिलोसोफर, उसने ये भी बात बहुत अच्छी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, मैं कोई चीज़ पे, मुझे वो लाइन बड़ी अच्छी लगी थी कि बिकॉज हम लोग एक तकलीफ़ वाले दौर से गुजरे और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे उस तकलीफ़ से गुजरे, तो हमने हमारे बच्चों के लिए चीज़ें इतनी आसान कर दी है कि वो ख़राब भी हो रहे और उनको तकलीफ़ झेलना भी नहीं आ रही। मैं ये नहीं कहना, और इसका ये मतलब ही नहीं कि आप बच्चों को अपनी तकलीफ़ दीजिए, बट उसका ये मतलब है कि थोड़ा सा जो है ना लाइफ का स्ट्रगल देखना बहुत ज़रूरी है। और आप मतलब आज बच्चे के, मतलब अगेन 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड किड्स के हाथ में आपने आईफोन उठा के देखे रखा हुआ है, बराबर, उसको समझ ही नहीं आ रहा बच्चा। मतलब मुझे बराबर से याद है, हम सब उसी दौर से गुजरे कि हम बचपन में अगर कोई एक प्लेट तोड़ देते तो जान ऊपर नीचे हो जाती थी कि अब उस प्लेट के जितने टुकड़े हुए उतने फटके मिलने वाले, उतनी पड़ेगी, कुटाई उतनी होगी, जितने टुकड़े हुए उतनी कुटाई रूल था। आज वो बच्चा उठाकर आईफोन फेंक रहा है और पेरेंट्स, हाँ नहीं बच्चा है क्या फ़र्क पड़ता है, फेंक रहा है, लिटरली गुस्से में तोड़ रहा है, फेंक रहा है। तो ये सोच है ना, दिस इज थिंकिंग। और मेरे नज़र में यहाँ से बैड पेरेंटिंग शुरू होती है कि आप, अच्छा ये बैड, आप स्ट्रिक्ट होना, कोई चीज़ पर अपनी अच्छी सोच को हावी करना इज नॉट रॉन्ग। मतलब ये मैंने कई मरतबा देखा है कि यार मेरे तो डैडी बहुत स्ट्रिक्ट थे, आप गलत सोच रहे हैं, आप अपनी पेरेंट के बारे में गलत सोच रहे हैं। आज आपकी जो भी अच्छाई है वो उसकी वजह से है, बराबर। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग से क्यों हट रहे हैं। स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग को हमने विलन बना के रखा हुआ है। जो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग एक अच्छी सोच को, यू सी, मुझे एक बात बताइए, एक आप छोटे से बच्चे को ले लीजिए, 2 साल 3 साल के बच्चे के लिए, वो करेगा जो उसको अच्छा लगता है। अगर अब आप उसको वो करे जो उसको अच्छा लगता है, उस पर छोड़ दीजिए, तो फिर अच्छे सही का गलत सही का फ़र्क कहाँ से रहेगा, कहाँ से आएगा? सही बात। तो क्यों ये जितने यंग पेरेंट्स मुझे आप सुन रहे, प्लीज़, सोच और स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग आपका नॉर्म है। और स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग से मेरा मतलब ये टू बी स्ट्रिक्ट ऑन, मतलब उस चीज़ पर कि ये अगर ये सही है तो इसको ऐसे ही होना है, बराबर, ये नॉर्म है। मतलब मैं, आई एम सॉरी, मैं एक बहुत ही आपको अलहदा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप क्यों नहीं बच्चे को बोलते कि मैं मस्जिद में जाके जैसा तेरा मन करे वैसे नमाज पढ़, बराबर, बेशक, क्यों नहीं बोलते वहाँ पर आपने स्ट्रिक्ट, मतलब आपको पता है ना कि ये ऐसे ही है, तो हम इस पर पुट फुट डाउन करते हैं कि ये ऐसे ही है बेटा। अब आप चेक कीजिए, कोई भी बच्चा खड़े रहकर बोलता है बाद में कि भाई आपने मुझसे ऐसे ही क्यों नमाज पढ़वाई, बराबर। एक पार्ट ऑफ द हो गया ना इकोसिस्टम, बिलीफ था, बिलीफ से बिहेवियर हो गया, बराबर। बाकी चीज़ों पर ये बिलीफ क्यों नहीं स्ट्रांग होता है, बराबर? क्यों हम, क्योंकि हम इसको छोड़ देते हैं, हम इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते। और ये सारी चीज़ें जिनको हम इम्पोर्टेंट नहीं समझते, वो एट द एंड ऑफ द डे इखलाक होकर हमारे सामने बाहर होता है। हम इसको नहीं इम्पोर्टेंट समझते। मतलब बड़े अफसोस की बात है अगर मस्जिद में इमाम साहब को ये अनाउंस करना पड़े कि आपकी पैंट्स को इस तरफ से कीजिए कि पीछे वालों को आपके अंडरगारमेंट्स ना दिखे, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी? नहीं है ना हमारे जहन में, चीज़ें फ़र्क ही नहीं पड़ती हमको, क्योंकि हम स्ट्रिक्ट, हमने ये, एंड यू डोंट ब्लेम द किड, ये पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स की, इसके ऊपर पेरेंट्स, और इसका इनकम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ईमान की दौलत आपको इनकम से थोड़ी ना आएगी। और ये जो हम जिस स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की बात करें, इसका रिलेशन ईमान के साथ, बराबर। और सही गलत इसका आपको बता चुका है, आपको क्या है सही क्या गलत। सो बच्चे को एक ग्रोइंग एज पे अमल पे टोकना, मेरे जितने यहाँ यंग पेरेंट्स बैठे, आप ये देखिए, मैं यंग पे इसलिए इन्फोसाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये यंग पेरेंट्स जो है ना हमारे नीचे बाइक पर बैठे हुए हैं, ये पान गुटके में, ये सिगरेट में, ये गाली में हुए, बराबर, राइट। और इनके आज 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे,
जिनके बच्चे आज 16-17 साल के ना, वो डैमेज इज ऑलरेडी डन, आई एम सॉरी। बराबर। तो आपका मतलब ये एक नया चीज़ चल रही है कि आप फ्राइडे रात, सैटरडे रात दोस्तों के साथ बाहर रहेंगे, आप 4 बजे घर पे आएंगे, 5 बजे घर पे आएंगे। बच्चे देख रहे हैं ना आपको, ये यंग किड आपको देख रहा है आपको ये करते हुए कि माई फादर कम्स एट 4 o'clock, माई फादर कम्स एट 5 o'clock। सो वी वुड टेक परमिशन विथ आवर पेरेंट्स। एक माहौल बनाना पड़ता था कहीं जाने के लिए, परमिशन अगर लेना है तो एक माहौल बनाना पड़ता था। हाँ बराबर। कुछ मेरे मार्क्स अच्छे आए, पढ़ाई हो गई, होमवर्क हो गया, थैंक्स, एक माहौल बनाना पड़ता था, फिर जाकर परमिशन, थोड़ा जाना है जा सकते हैं। हाँ ट्रू। ठीक है, आज आप देखो ना बच्चे क्या करते हैं घर में, मैं जा रहा हूँ, क्यों मैं जा रहा हूँ, हाँ, मैं जा रहा मैं हूँ, जा रहा हूँ, आज वो नहीं, कहाँ जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, जाके आता हूँ, जाकर आता हूँ, बस। क्यों? सोच का फर्क है। अच्छा, जहाँ पेरेंट खुद बाहर है ना 3-4 बजे तक है, तो परमिशन लेने के लिए घर पे कौन है? तो जितने मेरे यंग पेरेंट्स यहाँ सुन रहे हैं ना, उनसे ये मैं बार बार अब ये लाइन फिर बोल रहा हूँ कि पहले आपकी थिंकिंग पर नज़र रखिए कि आप किन चीज़ों को सही समझ के कर रहे हैं। ये मेरी लाइन आप सुनिए, आप किन चीज़ों को सही समझ के कर रहे हैं और आपका ये समझना कि वो गलत है। दूसरा, आप किन चीज़ों को आपको पता है वो गलत है और आप फिर भी कर रहे हैं। ये 2 चीज़ें डैमेजिंग है पेरेंटिंग में। आपको लग रहा है कि ये सही है और मैं कर रहा हूं जबकि वो है गलत। अब तो आपको पता ही नहीं वो गलत है, तो डैमेजिंग हो गया। दूसरा, आपको पता है ये गलत है और आप फिर भी वो कर रहे हो, और फिर आप ये चाहोगे ये सब करने के बाद कि आपका बच्चा अच्छा रहे। आई एम सॉरी, ये गड़बड़ वाला किस्सा है। बिल्कुल, ये हो ही नहीं सकता। इसको आप एक बहुत अच्छा ब्रोकन विंडो का आप एक ये देते हैं, एग्जांपल देते हैं कॉन्सेप्ट का, थोड़ा उस पर रोशनी डालेंगे सर क्या? तो ये देखिए ना, मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है साइरस, और हम लोगों ने साथ में किताबें लिखी है। साइरस और अच्छा दोस्त रहा, हम लोग 20 साल साथ में काम किए, और बड़ा मज़ेदार ट्रेनर है। अभी भी आपके साथ? हाँ, साथ में हम काम करते हैं यहाँ प्रिंसेस में। और ये कॉन्सेप्ट पहली बार उसने मुझे बताया था, गॉट टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये ट्रेनिंग में कई मरतबा मैं उसको सुनता रहा बोलते हुए कि वो इलाके, तो देखिए कैसा होता है ना कि चोर जब चोरी करता है तो वो भी आइडेंटिफाई करता है कौन से इलाके में डाका डालना है और कौन से इलाके में डाका नहीं डालना है। तो वो बता रहा था ये कॉन्सेप्ट जो है अमेरिका में, जिसको कहते हैं ब्रोकन विंडोज़। और ये कह रहा था कि वो चोर जो है ऐसे इलाकों में चोरी करता है, वो जब आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ चोरी करनी है और कहाँ चोरी नहीं करनी है, तो वो ये देखता है कि कौन से ऐसे इलाके जहाँ विंडोज़ में छोटे छोटे क्रैक्स हो, या जो विंडोज़ जो खिड़कियाँ हैं जो छोटी छोटी टूटी हुई है, और उससे वो ये निकालता है कि ये खिड़की अगर टूटी हुई है, छोटी सी टूटी हुई है, तो इसका जो ओनर है वो काफ़ी नेग्लिजेंट होगा, आलसी है, या वो ख्याल नहीं रखता हो। तो खिड़की टूटी होगी तो शायद लॉक भी बराबर नहीं होगा, बर्गलर अलार्म भी नहीं होगा जो अमेरिका में, ये छोटी ख्याल ना रखता हो, चीज़ें छूटी पड़ी होगी। तो ऐसे घरों में अटैक करो तो पकड़े जाने के और ज़्यादा चोरी करने के चांसेस आसान है। तो जहाँ जहाँ जो जो लोकेशंस में ब्रोकन विंडोज़ थी, वहाँ बर्गलरी या चोरी ज़्यादा होती थी। तो यही किस्सा है कि हमने बहुत सारे हमारे बच्चों में ग्रोइंग डेज में ब्रोकन विंडोज़ रख दिए। शुरुआत उसी से होती है, अरे अबे तू, है ना। तो वो जैसा मैं मेरे बच्चे को मैंने कहा, मेरे को उस पर बहुत ज़्यादा प्यार है कि भाई वो आलू नहीं बटाटा, वो ब्रोकन विंडो को उसी वक्त रिपेयर कर रहा है, उसी वक्त उस ब्रोकन विंडो को उसने रिपेयर कर दिया। तो हम ये छोटी छोटी चीज़ें जो अलाउ करते हैं, हम जो छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होते हैं, मेरे बच्चे ने उसको मार दिया, ये ब्रोकन विंडोज है। क्या आयरनी है ना सर, हम लोग रिलेट करते थे उर्दू वर्ड्स को और एक शायरी को, एक अच्छा लहजा जो बात करने का होता, उसको हम लोग रिलेट करते थे मुस्लिम्स के साथ और एक है ना कम्युनिटी के साथ। और आज थोड़ा सा चेंज होकर के वो हो गया है बंटा है, और किसको ब्लेम करना चाहिए? ये कैसे चेंज हो गया ना, ये पता भी नहीं चला, ये ट्रांजिशन हो गया। सो यही तो है, ब्रोकन विंडोज कब खुल के पूरा दरवाज़ा टूट जाता है किसी को पता नहीं चलता। ये हुआ है हमारे साथ। अब हमारी पहचान क्या थी कि हम अदब, जी है ना, लहजा, जुबान, ये पहचान थी ना हमारी।
कहाँ गया हो? हम उर्दू लिटरेचर से कितना दूर है, आप पूछो लोगों को आज। जी 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 जी। अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। बहुत अफसोस की बात है। अच्छा, अब आप सुनिए, अभी अभी जैसे फॉर एग्जांपल इसमें इसमें देखिए ऐसा है कि अब जो दूसरे पेरेंट्स क्या सुन रहे हैं, मैं इसके अंदर एक और चीज़ आपको बताता हूँ। जोग्राफिकल डाइवर्सिटी इसमें रोल प्ले करती है। आप लखनऊ के हो तो आपकी उर्दू शायद अच्छी हो, बट अगर आप पेरेंट जो है मराठवाड़ा में, आप मराठी बोल रहे हैं, आप उसी, सो ज़रूरी नहीं है कि आपके अदब और आदाब जो वो उर्दू वाले लहजे से वो उस वाले लहजे के हो सकते हैं, बेशक, है ना? तो इंटेंट इज नॉट लैंग्वेज, इंटेंट इज द रिस्पेक्ट, द अदब, द अमल। यस, वेरी नाइस। एंड वी आर टू बी ब्लेम। देखिए क्या है ना, जब तक वो क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, हम लोग मैनेजमेंट पढ़ाते हैं ना, अकाउंटेबल। तो जब तक आप अपने आप को इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ना समझो और ये अकाउंटेबिलिटी ना ले कि ये मेरी जिम्मेदारी है, तब तक होगा नहीं। सो पेरेंटिंग के अंदर पहली चीज़ होती है कि भाई आपकी खुद की सोच पे आप नज़र रखें, मेरी सोच क्या है। दूसरी चीज़ आप इसके ऊपर नज़र रखिए कि मेरे बिहेवियर्स, हम सब मानते हैं कि आज के बच्चे हमसे कई गुना ज़्यादा स्मार्ट है, बराबर, देयर इज नो डाउट अबाउट। बराबर। मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स के बच्चों को देखता हूँ और ये सोचता हूँ कि यार क्या जनरेशन है, मतलब एक अलग लेवल की थिंकिंग, एक अलग लेवल का स्मार्टनेस, एक अलग लेवल का पिकअप, एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग, बहुत इंटेलिजेंट, और ये इंक्रीजिंगली होता जाएगा। और अगर ये इंक्रीजिंगली होता जाएगा तो आप ये नोटिस करेंगे कि जितने अच्छे और स्मार्ट वो होते जाएंगे उतना जल्दी वो पिकअप करते जाएंगे। बराबर। एंड एज अ पेरेंट मुझे ये सोचना है कि मेरा क्या बिहेवियर मेरे बच्चे पिकअप कर रहे हैं। एक बेटा इनएविटेबली अपने बाप को पिकअप करता है, एक बेटी इनएविटेबली अपनी माँ को पिकअप करती है, एक छोटा भाई इनएविटेबली अपने बड़े भाई को कॉपी करता है। ये इनएविटेबल रूल है। तो वो बच्चा क्या पिकअप कर रहा है, वो बच्चा मेरा अमल पिकअप कर रहा है ना, इसलिए तो मैं उसी लाइन पर ही है ना, इल्म, रिज़्क और अमल। अब मेरी सोच और अमल में फ़र्क हो तो होता ये कि औलाद रिस्पेक्ट नहीं करती है, बराबर। और वो ज़्यादा डेंजरस है सोच ना हो उसकी जगह पर। आप समझे मेरी बात को? सो एज अ पेरेंट मेरी सोच ही नहीं है, तो बच्चा शायद इकोसिस्टम से सोच उठा लेता है, सराउंडिंग से, बट मैं सोच दे रहा हूँ बच्चे को और मेरे अमल जो है वो उस सोच के एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है। जी जी जी। तो बच्चे का और बड़ा डैमेज हो गया, क्योंकि जैसे जैसे वो ग्रो होते जाता है उसके लिए वालिदैन की रिस्पेक्ट कम होती जाती है। बराबर। और जो बच्चा अपनी वालिदैन की रिस्पेक्ट से दूर हुआ है वो सही पर रहे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, अनलेस एंड अनटिल उसको कोई अच्छा इन्फ्लुएंसर मिला हो। बराबर। जो इन्फ्लुएंसर शायद घर में कोई हो या स्कूल में टीचर का रोल कोई करे। बेशक बेशक। अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, मैंने बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी देखी है, मैं आपको जो इनकम की बात बता रहा हूँ, मैंने बहुत सी फैमिली, क्योंकि बहुत से लोग ना सोच को लेकर कंफ्यूज हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी देखी है जहाँ पर पेरेंट अनएजुकेटेड है, पेरेंट्स लो इनकम ग्रुप से है, तो उनकी खुद की सोच या इल्म का जो हम जिसकी बात करें उनका वो बहुत कम होगा, बट उनका हलाल रिस्क का क्वेश्चन इतना हेवी था और उनका अमल का क्वेश्चन इतना हेवी था कि वो बच्चों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट हो गया। राइट। अब जो मैंने आपको बात बोला ना कि हमारे मुस्लिम बच्चे बहुत ज़्यादा उसमें है कि उनके अंदर पोटेंशियल है, बट उनको एक पुश चाहिए, वो इन घरों से आते हैं जिनका हलाल रिस्क बड़ा ज़्यादा है और जिनका पेरेंट्स का अमल का क्वेश्चन बहुत बड़ा है। अब आप खाली एक चीज़ ये सोचिए कि अगर यही सेट में पहली वाली चीज़ आ जाए कि पेरेंट्स की खुद की सोच और नो ज़बरदस्त हो जाए, तो हमारी कम्युनिटी और फैमिलीज़ कहाँ निकल जाएगी। डेफिनेटली। और इसके लिए एजुकेशन इज़ मैंडेटरी। मैंडेटरी, ये रीज़न है उसका। सोच को बड़ा करना। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान फिर से परसेप्शन की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। ड्यू टू बैड इखलाक जो हमारा हुआ है, बिकॉज यू आर एन मार्केटिंग एक्सपर्ट, आप हमें थोड़ा बताइए कि पीपल, स्पेशली पीपल हु वेयर द रिलीजन ऑन देयर स्लीव्स ऑल द टाइम,
like Muslims, I see they are the most जो अपना they are always displaying their religion. Of course, that's good. But then if a good behavior is not associated with it, or vice versa, See, मेरा question is very different. What are you displaying? they're displaying that. So, are you displaying a true Muslim, or are you want to display that you're a Muslim? इसमें बहुत बड़ा फर्क है. True. They display आपको that क्या they display believe करना that they are Muslim. That is what So, they're displaying. इसमें बहुत बड़ा फर्क है. आप प्लीज समझिए इसको. I would want every Muslim to display and put it on your sleeves that you're a true Muslim. बराबर. I'm very clear on it. True. What is wrong? True. Absolutely nothing wrong. Absolutely nothing wrong. Right? And you're not doing any wrong about it. Right. In fact, I'm of the opinion that every person who believes in his own religious identity should very strongly display his true religious identity in terms of the philosophy of his religion. बराबर. In fact, the world will be a much better place to stay. True. So, but unfortunately, आज की तारीख में हुआ क्या है कि I don't want to display how good a Muslim I am. I want to display I am a Muslim. The same I can say, I want to display I want a Hindu. I don't want to display how good a Hindu I am. ये fundamental difference है, and this is not true only with Muslims. This is true at a lot of places. Yeah. And the best of the characters, I love Parsis. I love Parsis. The display is always. Have you ever come across seeing a bad Parsi? True. Ever. आप पारसी बोलते साथ आपके दिमाग में अच्छाई आ जाती है ना. Right. Humble people and all that. तो क्लासिक है ना भाई, वो एग्जाम्पल हमारे सामने. बट वो एग्जाम्पल हमको होना चाहिए था. बराबर. So should I carry my religion on my sleeve? What's wrong? Do it. But आपको देखकर आपका डिस्प्ले क्या आ रहा है? या मेरी समझ में ये है कि यू आर मार्केटिंग समथिंग वेरी नेगेटिव. लाइक आप डिस्प्ले कर रहे हो दैट यू आर फॉलोइंग अ पर्सनैलिटी, the Prophet, peace be upon him, by following the Sunnah, and then you're just displaying it, and then you are doing something completely opposite in your behavior, and then Thinking, you're leading people. That's like marketing, negative marketing. मैं आपको इसका एक पैरेलल एग्जांपल देता हूँ. मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा पैरेलल एग्जांपल देता हूँ. एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला था. देखिए क्या होता है, बहुत सी कंपनीज में यूनिफॉर्म होता है. मैं आपका ये पूरा मसला एक एग्जांपल के साथ सेटल कर लेता हूँ. बहुत से कंपनीज में यूनिफॉर्म होता है. तो आपने देखा रहेगा कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग घर से कपड़े पहन के निकलते, कंपनी में जाते हैं और यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, अपने कंपनी में यूनिफॉर्म पे रहते हैं. ठीक है. इस कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला कि भैया आप जो है ना कंपनी में आके कपड़े चेंज नहीं करेंगे, यूनिफॉर्म है ना, तो आप घर से यूनिफॉर्म पहन के निकलेंगे. यहाँ काम करना है ना, आप घर से यूनिफॉर्म पहन के निकलेंगे, यूनिफॉर्म में रहेंगे और यूनिफॉर्म पहन के घर जाएंगे. आपने यहाँ आके यूनिफॉर्म चेंज नहीं करना है. तो बहुत से लोगों को लगा यार ये तो ज़बरदस्ती है. तो उस कंपनी ने कहा देखो भाई मैं बहुत क्लियर हूँ कि आपको ये करना है. तो उस कंपनी के जो हेड थे, जो लीडर्स थे, मैनेजमेंट थे, उनको पूछा कि आप क्यों कर रहे हैं. तो उन्होंने बोला देखो जब हम ये करते हैं ना तो हम सबसे पहले अच्छे सिटीजन्स क्रिएट करते हैं. वेरी ट्रू. क्यों? क्योंकि वो बंदा जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, बाइक पर है, तो उसने कंपनी का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, कंपनी का नाम है. बराबर. अगर वो कोई झगड़ा करेगा और गलत हरकत करेगा तो लोग बोलेंगे देखो ये कंपनी का आदमी साला ऐसा है. बराबर. अब मैं नहीं चाहता ना कि मेरी जॉब जाए. बराबर. तो मैं क्या करता हूँ, जब जब यूनिफॉर्म हूँ तब तक मैं उस कंपनी का आदमी हूँ, तो मैं अच्छा रहूँगा. बराबर. मैं अच्छा रहूँगा क्योंकि मेरी आइडेंटिटी से बड़ी मेरी कंपनी की आइडेंटिटी हो गई है. यानी अगर मैं उस कंपनी का यूनिफॉर्म पहन के घूम रहा हूँ और मुझे किसी ने देख लिया तो कोई ये नहीं बोलेगा यार कलीम गाली देते हुए जा रहा था. वो तो ये बोलेगा कलीम कौन, उसको तो पता ही नहीं है. बराबर. अरे और कंपनी का आदमी, सारे कंपनी वाले ऐसे. ये लाइन आप सुनिए, ये कंपनी के सारे लोग ऐसे. बेशक बेशक. है ना, हमने कर दिया ना. कुछ लोग आपको गए तो आई एम सॉरी बट SBI के बारे में तो फेमस है ना, लंच का टाइम हो गया तो आपने सारे SBI को ले लिया. आप जाइए SBI में बहुत से अच्छे एम्प्लॉयज़ भी, बट हम उनकी बात ही नहीं करते. हमने सबको बकेट बना के रख दिया कि सब लंच पर गए हुए. बराबर. है ना, मीम बन गया, सब लंच पर गए हुए. सेम में आपने बोल दिया सारे कंपनी के लोग ऐसे. तो उस कंपनी ने देखिए कितना बड़ा रिस्क अपने ऊपर ले लिया ना.
उस कंपनी ने अपने ऊपर रिस्क ले लिया कि मेरा कोई भी एम्प्लॉय अगर बाहर बिहेव करता है बैडली तो मेरे कंपनी के ब्रांड नेम पर आ जाता है। बट आप उसका वाइस वर्सा देखो, उसका वाइस वर्सा ये है कि अगर बिकॉज वो यूनिफॉर्म पहना हुआ है और उसको ये भी पता है कि बात बुरी आई तो उसकी जॉब जा सकती है, मैं रास्ते पर आते जाते वक्त एक अच्छे सिटीज़न को क्रिएट कर रहा हूँ। और वो यूनिफॉर्म पर ज़्यादा होगा क्योंकि आप अमूमन आप 8 घंटे का काम करते हैं, 3 घंटा 11 घंटा 12 घंटा यूनिफॉर्म पर है, एक ऑटोमेटिक बिहेवियरल पैटर्न आपने क्रिएट कर दिया। ठीक है ना? ठीक है, तो भाई आप उसी पर आ जाइए। राइट, इस्लाम इज़ योर यूनिफॉर्म। बराबर। किसने मना किया? यूनिफॉर्म पहन के निकलो आप बाहर। बट आपका यूनिफॉर्म पहनकर आप जो हरकतें कर रहे हैं उसके ऊपर तो अम्ब्रेला सबके ऊपर आ गया। नहीं, सारे मुस्लिम ऐसे ही है और आ ही रहा है, और आ ही रहा है, तो सारे मुस्लिम ऐसे ही है। वो एसबीआई वालों के सारे लंच पर जा चुके हैं। बराबर ऐसी है। तो आप क्या डिस्प्ले करें? सो मुस्लिम्स लव टू पुट देयर रिलीजन ऑन देयर स्लीव, डू इट। बराबर। बट व्हाट आर यू शोकेसिंग? आप शोकेस क्या कर रहे हो? आपको देखकर एक बंदा क्या बोल रहा है? रिलीजन ने तो अपने ऊपर ले लिया ना कि भाई आप शोकेस करके निकलो कि आप मुस्लिम हो। बराबर। बट वो करते वक्त आपको देखकर लोगों को क्या बोलना चाहिए और लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं? अगेन वो अमल के ऊपर आ गया। मेरे अमल क्या है ना? मेरे अमल क्या है? बराबर। मैं टोपी पहन के बाइक चला रहा हूँ। बराबर। तो मेरे को कैसे चलानी चाहिए? दैट्स इट। मैं हिजाब पहन के घर से निकली हूँ तो मुझे कैसे करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो गया है कि ये कल्चरल नॉर्म बन गया है, एक कल्चरल चीज़ हो गई है टोपी पहनना ना। काफ़ी लोगों में ऐसा है कि इट्स जस्ट अ कल्चर, इसके लिए पहन रहे हैं, हिजाब इसके लिए पहन रहे हैं कि वो बस एक कल्चर है। उसकी सीरियसनेस और उसके साथ आने वाली रेस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास ख़त्म हो गया बिल्कुल। मैं फिर उसी के ऊपर आ रहा हूँ। बिहेवियर कम्स फ्रॉम बिलीफ। आपका जो बिहेवियर, आप हिजाब पहनिए, ये बिहेवियर है। वो बिलीफ क्यों पहन रहे हैं आप, ये सोच कौन देगा? ये घर से आएगी। अपने दाढ़ी रखिए ना, आप क्यों रख रहे हैं? ये सोच घर से आएगी। तो अपने रखिए दाढ़ी, तो आपकी जिम्मेदारियां क्या है? आपकी जिम्मेदारियां क्या है? तो ये सोच है ना, दैट सो मेरा जो मैं उसी के ऊपर मैं नो। अब जब पेरेंट कोई नो नहीं होगा तो कहाँ से नो पास होगा? फिर वो नॉर्म हो जाता है। ऐसे ही करना है, रिबेल। बराबर। और एक आप बात कहते हैं सर कि लड़कियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, उसका एक बेसिक ये है। इसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा एक कॉन्फ्रेंस था जहाँ पर मैंने कुछ बात की। हाँ। तो बहुत से लोगों ने उसको मिसअंडरस्टैंड किया कि पता नहीं अलग अलग चीज़ें थी। मैं उसको क्लैरिफाई करवा देता हूँ। देखिए, मेरा ऐसा है कि सबसे पहले पढ़ाने के ऊपर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बेवकूफ़ी है। ये तो बात एकदम क्लियर हो जाता है कि जो लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड करते हैं, मतलब आप इसको पढ़ाएंगे और इसको नहीं पढ़ाएंगे, या मतलब इसको नहीं पढ़ाएंगे उसको पढ़ाएंगे, ये बात करने वाला बेवकूफ़ है। तो सबसे पहली तो बात ये है। बराबर। तो ये कहना कि इसको पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है, इसको पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी, जेंडर ए जेंडर बी इज़ मीनिंगलेस। उसके ऊपर डिस्कशन बेवकूफ़ी है। बराबर। तो ये इशू को हम क्लोज कर देते हैं कि भाई ये जेंडर, इसको पढ़ाए इसको ना पढ़ाए, ये बेवकूफ़ी है। पढ़ाना है तो मैंने ये थोड़ी बोला कि नो में थोड़ी ये रिलीजन में लिखा हुआ था कि फॉर इट इज़ फॉर द मेन टू नो व्हाट दे नो, या इफ अ मैन नोज एंड अ मैन डज नॉट नो आर दे इक्वल। ऐसा तो नहीं था ना। नो तो मखलूक के लिए था, तो दोनों आ गए, बस खत्म हो गई बात। वो मैटर तो जब वहाँ पर लिखा हुआ तो हम डिफरेंशिएट करने वाले कौन होते हैं। तो वो जो आप कहते हैं ना इकरा, तो उस पर थोड़ी लिखा हुआ है कि भाई मैन एंड वुमेन, वैसा तो नहीं है। तो वो क्लोज हो गया इशू। मेरा प्रॉब्लम जो है ना, जो मैं उस सेमिनार में बात कर रहा था, वो ये कि इंक्रीजिंगली आप बच्चियों को पढ़ाते वक्त उनके दिमाग में क्या डाल रहे हैं। मेरा लोगों ने उसको इशू ले लिया पढ़ाने की बात। आप पढ़ाते वक्त उनके दिमाग में क्या बात डाल रहे हैं, मेरा इशू वहां है। पढ़ाना तो है ही, जाहिर है, पढ़ाने पर इशू थोड़ी ना। सही बात है। तो आपको टॉपिक अगर डिरेल करना तो आप चॉइस ऑफ वर्ड्स उठाकर डिरेल करेंगे। आप पढ़ाते वक्त बच्ची के दिमाग में क्या डाल रहे हैं? आप बच्ची को पढ़ाते वक्त अगर उसके दिमाग में ये डाल रहे हैं कि तू पढ़ इसलिए ताकि तू इंडिपेंडेंट हो जाए, ये खुराफात है। बराबर। ये छोटी थिंकिंग है और ये तबाहियों की निशानी है। आप बच्चे को, बच्ची को और खानदान को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है? मतलब आज मैं जो भी थोड़ा बहुत लाइफ में कर पाया हूं, उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इज मेरा डिपेंडेंस ऑन माय वाइफ। डेफिनेटली।
ठीक है, और वो डिपेंडेंस के बगैर मैं लाइफ में आज कुछ नहीं कर पाता था। तो एम आई एन इंडिपेंडेंट मैन? व्हाट नॉनसेंस। बराबर। तो ये जो आप बोलते हो ना कि भाई अगर आगे चल के हस्बैंड बराबर नहीं हो, ये अलग सोच पे हम लेके जा रहे हैं। तो हम वो सोच ही पैदा कर रहे हैं कि भाई तेरा हस्बैंड बराबर नहीं होगा, तेरे को पढ़ा इसलिए रहे। फिर आप सोचिए वो बच्चा उसको किस चीज से ले रहा है। वाई आप आज की तारीख में आप उठाइए ना, क्यों डाइवर्सेस रैम्पेंट हो रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा डाइवर्सेस सिर्फ बच्चों की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि फिर इसमें चीज़ें अलग अलग जगह डायरेक्शंस पे लेके जा रही हैं, और मैं दोनों तरफ से बातें कर रहा हूँ। अब आप चेक कीजिए, कोई भी वालिदैन, आप जाइए घर पे, आप पढ़ाते हो लड़के को बोलते हैं कि तेरे को इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि ताकि तू इंडिपेंडेंट रहे। ये तो हम नहीं बात करते। तो बच्चे को पढ़ाते वक्त हम ये क्यों बात करते हैं? ठीक है, एजुकेशन का फंडामेंटल रीजन नो है, और नो क्या है? सही गलत ना। आप उस सही गलत को पहले से ही एडल्टरेट कर रहे हो। ये कहां से? एजुकेशन इज नॉट फॉर इंडिपेंडेंस, दिस इज नॉनसेंस। आप जितना लाइफ में आगे बढ़ेंगे और रिलेशंस में आगे बढ़ेंगे, डिपेंडेंस इज द वे ऑफ लाइफ। मतलब कोई एक बंदा खड़े रहकर बोले कि भाई मैं लाइफ में टोटली इंडिपेंडेंट हूं, ये क्या बकवास है? राइट। और ये इंडिपेंडेंस वाली बात कहां से आई है? ये इंडिपेंडेंस वाली बात बेवकूफ़ी है। हम लोग क्या क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं आज की तारीख में, और हमारे घर जो टूट रहे वो ये इंडिपेंडेंस के चक्करों में टूट रहे। राइट। या तो हम इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जाएंगे, या तो एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे। एजुकेशन का रियल क्रक्स तो रहेगा साइड में। बिल्कुल। राइट। सो एंड अगेन मैंने उस सेशन में ये भी कहा था, बहुत से लोगों ने बाद में मुझे आकर बोला कि आप क्या बात करें, कि मेरे लिए एजुकेशन का सेंस इज नॉट एम्प्लॉयबिलिटी। मैं तो ये बच्चों को कॉलेज में बोलता था। बहुत से बच्चों को, मतलब MBA में बच्चे आते थे प्लेसमेंट्स के लिए, मैंने पहले ही बोल के रखा था बच्चों में, प्लेसमेंट एजेंसी नहीं हूँ मैं। क्या आप आएंगे, आप इधर 2 साल रहेंगे और हमको आपको प्लेसमेंट बना कर देंगे। बहुत बच्चों को बुरा लगता था। ठीक है, हालांकि हमने काम किया। देखिए, मेरा बोलने का मकसद क्या है कि आप अगेन बिलीव टू बिहेवियर। आपके अगर बिलीफ में ये है कि एजुकेशन से मुझे जॉब मिलेगी, तो आपका बिहेवियर सिर्फ जॉब वाला होगा। फिर वो एजुकेशन ने आपको सही गलत बताना है क्या? सही बात है। आपका एजुकेशन का सही गलत से क्या मतलब है? वेरी नाइस। बाज़ दफ़ा हम लोग ये बोलते हैं मेरे बच्चे को संगत ने बिगाड़ा है। आपने कभी किसी पेरेंट को ये बोलते हुए देखा है कि मेरे वजह से, मेरे बच्चों की वजह से दूसरे बच्चे बिगड़े? कोई नहीं बोलता। ये बहुत इजी प्रोपोजिशन है ना, कि लोगों को संगत का बता देना और बोल देना। मतलब अगर हम लोग आंखें खोले तो हम देखेंगे कि शायद हमारे बच्चों की वजह से कि दूसरों के बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो ये मुझे बड़ा अजीब लगता है कि हर अगर बंदा खड़े रहकर ये बोल रहा है कि संगत की वजह से मेरा बच्चा बिगड़ गया है, तो वो ओरिजिनल जिन्होंने सबको खराब किया वो साले किसके बच्चे? राइट। वो है कौन? वो किसके बच्चे? तो वो एक फंडामेंटल प्रॉब्लम, नोबडी वांट्स टू लुक इनटू द, खुद के गरेबान में कोई देखना नहीं चाहता है। तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपको अभी आपको देख रहे हैं, who are out there in the society now trying to bring about a change, trying to represent something, what message? Oh yeah, so I'm so happy because मेरे जितने स्टूडेंट्स होंगे वो शायद खुद अभी यंग पेरेंट्स होंगे। जी। तो अगर, मतलब पता नहीं, एडवाइस इज अ वेरी पावरफुल वर्ड। तो सुबह दोपहर शाम आपको रोज़ ये अपने आप को बोलना है कि इफ़ यू से दैट यू आर अ मुस्लिम, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको शोकेस करना व्हाट अ गुड एंड व्हाट अ ट्रू मुस्लिम इज़। ये आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली, तो फिर आप अकाउंटेबल हैं। मैनेजमेंट के वर्जन, आप अकाउंटेबल हैं। मतलब ये कि आपकी फिर इस चीज़ के ऊपर पकड़ होनी है कि आपने क्या वो सारी चीज़ें की जो एक ट्रू मुस्लिम को एग्जिबिट करती है। और फिर आप काम करें अपनी सोच पे कि डू आई नो, देन डू आई नो द राइट, एंड तीसरा एम आई डूइंग द राइट। एक तो नो होना, राइट का नो होना, और राइट को डू करना है। तीनों चीज़ें अपनी जगह पर। राइट। और वो चीज़ अमल में आती है कि आपका अमल क्या है, और आपका अमल जो है आपके बच्चों के लिए मिरर होगा आपका अमल। तो ऐसा कोई चीज़ या कोई काम मत करिए कि जो कि अगर गलत हो तो आपके अपने बच्चों को बोलने को शर्म आए कि बेटा ये ना करो। राइट, है ना? वो आप कर ही नहीं सकते हो। आप खुद सिगरेट पी रहे हो, आप कहाँ बेटे को बोलोगे बेटा सिगरेट नहीं पीना है? आप खुद गाली गलौज कर रहे हो, आप कहाँ बच्चों को बोलोगे गाली गलौज नहीं करना है?
मतलब मैंने ना ये बहुत प्लेटफॉर्म्स पर बोलते आया हूँ कि अगर आपको बच्चा पढ़ते हुए देखे ना, बुक पढ़ते हुए देखे, तो बच्चा ये सोचेगा यार मेरा फादर या मेरी मदर बुक पढ़ रही हो, बुक में ऐसा क्या जो मुझे छोड़ के वो बुक पढ़ रहा है, तो मैं बुक उठाऊंगा। अब वो बच्चा देख रहा है मेरा माँ बाप जो है मोबाइल में डूबे हुए, तो बच्चा बोलता है यार अगर वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो मैं भी डूबूंगा, है ना। फिर आप मज़े लेकर निकालिए, बताइए बच्चे को मोबाइल से दूर हो, लगाया तो आप ही ने था, अब आप दूर कहाँ से करोगे उसको, निकाल ही नहीं पाओगे उसको। सो आपका जो बिहेवियर है, आपका जो अमल है, वो आपका बच्चा रेप्लिकेट करेगा। सो यू बी वेरी कॉन्शियस। और एक लास्ट चीज़ ये है कि आई लव सेइंग दिस, इस पर भी बहुत कॉन्ट्रा है, बहुत ज़्यादा ये हुआ है कि आप ना पेरेंट्स रहिए। ये जो नया बकवास चल रहा है ना कि आई विल बी अ फ्रेंड टू माई चाइल्ड, नॉनसेंस। मतलब कई मरतबा ऐसा होता है कि फ्रेंड्स में आपकी लाइन जो है ना कब क्रॉस होती है, ब्लर होती है, पता नहीं चलेगा। वाई कांट यू बी अ नॉर्मल नाइस पेरेंट? आपको क्यों दो चीज़ों को, मुझे नहीं लॉजिक समझ में आता है। अ पेरेंट at nice times can be a friend, but a friend can never be a nice parent, no? So why do you want to come one level down? Be a parent. सब लोगों को भी बुरा लगे तो लगे यार, अभी क्या है। तब आप अपना पेरेंटल राइट छोड़ रहे हो। जहाँ आप फ्रेंड हो गए ना, वहाँ स्ट्रिक्ट कहाँ रहोगे आप? फिर तो फ्रेंड को हम क्या एडवाइस देते हैं, तुझे जैसा लगे वैसा कर। आप बेटे को ये बोलोगे कि बेटी को ये बोलोगे तुझे जैसा लगे वैसा कर। अच्छा ठीक है, तू करेगा तो मैं तेरे साथ हूँ। क्या गलत करेगा तो तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ। पेरेंटल राइट नहीं छोड़ना। यू आर अ पेरेंट, फंडामेंटली ये समझ के चलना है आपको। एंड लास्ट चीज, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग ऑलवेज वर्क्स। एंड स्ट्रिक्ट का आप मतलब समझो। स्ट्रिक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने आपको मारना है, चिल्लाना है, आप पे टॉर्चर। स्ट्रिक्ट का मतलब ये होता है, स्ट्रिक्ट का वर्ड क्या होता है? आप बोलते हैं ना आई एम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, आई एम ऑन अ स्ट्रिक्ट रेजीम। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि इसको ऐसा ही होना है, ये स्ट्रिक्ट है, इस पे आपका ओपिनियन नहीं चलेगा। Very nice. It was so wonderful talking to Dr. Saab, and thank you so much, sir. Thank you very much. For My coming pleasure. here and I just sharing your hope thoughts people with who are us. listening to me have found me worthwhile. Definitely, I'm Take sure they have. the essence of what I'm saying, Definitely. not the way in which I'm saying it. Yes, and मैं एडवांस में ही मतलब अपने ऑडियंस के बिहाफ पे आई एम सेइंग दिस कि वी विल डेफिनेटली हैव यू बैक सून, वेरी सून ऑन आवर शो. डेफिनेटली विल बी टॉकिंग on some other topics and in more depth, inshallah. Thank you, sir. Thank you for coming here. Jazakallah. Thank you very much. Jazakallah.